देखिए आज अपन आगे पढ़ेंगे अध्याय 4 देखेंगे। 4 में भी दूसरी धारा देख लीजिए, लेकिन दोबारा से देखेंगे। आपका ये अधिनियम 1915 है, अध्याय 4। इसमें हमने धारा 13 पढ़ी थी। सेक्शन 13 के साथ आपको पढ़ना है सेक्शन 17। 13 के साथ पढ़ना है सेक्शन 17। 17 ये दोनों में क्या अंतर है देखिए। देखिए 13 में काय के लिए अनुगत्य की आवश्यकता है? विनिर्माण के लिए। और 17 का ऐसे संबंधित है विक्रय के लिए अनुगत्य। दोनों में ये अंतर है। धारा 13 के लिए आपको विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनुगत्य की आवश्यकता है, और धारा 17 में आपको विक्रय के लिए अनुगत्य। दोनों अनुगत्यों से संबंधित है, लाइसेंस से संबंधित है। तो दोनों एक साथ पढ़ना, 13-17 कैसे याद रखना, 13-17 है ना। 13 और 17 कैसे याद रख सकते हैं आप इसको? मैन्युफैक्चरिंग एम और जो सेल एम, तो एम एस के तरीके इस तरीके से याद रख सकते हैं, या दोनों एक साथ से ले लीजिए, ऐसे याद रख सकते हैं। ये भी जैसे भी आपको याद रखना हो वैसे आपको याद रखना है। भारत 13 साल के बारे में लाइसेंस की बात करता है। जब आप जो आपका जो वस्तु है उसका विनिर्माण करना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, तो आपको अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होगी। बगैर अनुज्ञप्ति के आप क्या नहीं कर सकते, इसका निर्माण नहीं कर सकते। तो धारा 13 निर्माण से संबंधित है, विनिर्माण से संबंधित है। जब आप कोई मादक द्रव्य बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी धारा 13 के तहत। और वही मादक द्रव्य अगर आप बेचना चाहते हैं, जैसे लाइसेंस होता है ना, फुट कर कह सकते हैं, जैसे दुकानें होती हैं, वो उसके लिए आपको कहीं की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको अनुज्ञप्ति की जरूरत पड़ेगी। और वो अनुज्ञप्ति कहाँ है? धारा 17। तो ये दोनों आपको एक साथ याद रखना, 13 और 17 दोनों अनुज्ञप्तियों से संबंधित है। 13 विनिर्माण से संबंधित है और 17 विक्रय। ठीक है। अब 14 अपन ने पढ़ा था कल। 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है डिस्टिलरी और भंडारगाहों का स्थापन या विज्ञापन किस तरीके से किया जाएगा? धारा 14 में बताया गया कि जो डिस्टिलरी वगैरह बनाई जाती है उसके लिए अनुज्ञप्ति दी जाएगी, और किसके द्वारा दी जाएगी? आबकारी आयुक्त के द्वारा। आबकारी आयुक्त के द्वारा दी जाएगी। इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, और लाइसेंस कौन देगा? आबकारी आयुक्त इशू करेगा। इसमें 13 में, हाँ 13 में एक चीज और रहेगी। 13 में ये था कि ये विनिर्माण के लिए क्या है? अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। लेकिन राज्य सरकार छूट दे सकती है कुछ चीजों में। तो साड़ी वगैरह वाला अपन ने पढ़ा था ना 14 में, 13 में। तो साड़ी वगैरह वाले वृक्ष है वगैरह, उनके बारे में क्या कर सकती है? राज्य सरकार छूट दे सकती है। पर ऐसा यहाँ भी कर सकती है, 17 में भी कर सकती है। साड़ी वगैरह है, कुछ मात्रा में है, तो अपने पास रखने के लिए भी राज्य सरकार क्या कर सकती है? छूट दे सकती है। तो राज्य सरकार छूट दे सकती है कुछ मामलों में। अगर छूट देना चाहे तो कौन छूट देगा? राज्य सरकार देगा। दोनों में दे सकती है। ये अपन 17 को भी पढ़ेंगे, तो दोनों में छूट राज्य सरकार दे सकती है। 15 क्या कहता है? 15 ये कहता है कि अगर आप हटाना चाहते हैं किसी को, डिस्टिलरी वगैरह को हटाने की बात कहता है। अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कायदा संदाय करना पड़ेगा, शुल्क का संदाय करना पड़ेगा। बगैर शुल्क के आप उसको हटा नहीं सकते। डिस्टिलरी वगैरह जो आपने बनाई है, अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी क्या देना पड़ेगा? शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। ये आपकी धारा कौन सी कहती है? धारा 15 के। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे धारा 16। धारा 16 क्या कहती है? कब्जा के बारे में है धारा 16। धारा 16 काय से संबंधित है? कब्जा। काय का कब्जा? सीधी बात है, मादक द्रव्यों के बारे में पढ़ना है आपका ये अधिनियम है, तो मादक द्रव्यों के कब्जे के बारे में बात होगी। तो ये कहता है मादक द्रव्यों का साधारण से कब्जा। धारा 16 क्या कहती है? कब्जा। काय का कब्जा है? मादक द्रव्यों का।
मादक द्रव्यों का कब्जा है। देखिए ये क्या कहता है, इसको पहले पढ़ने, पहला क्लॉज क्या कहता है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मादक द्रव्य के कब्जे के लिए मात्रा की सीमा विहित कर सके। तो कब्जे की सीमा कौन कर सकता है विहित? यहाँ कह रहा है राज्य सरकार। ये याद रखना, राज्य सरकार। ये क्वेश्चन आता है कि कब्जे की मात्रा किसके द्वारा विहित की जाएगी? राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार चाहे कितनी भी कब्जे की मात्रा निश्चित कर सकती है कि कोई व्यक्ति कितनी मादक द्रव्य अपने कब्जे में रख सकता है ना। तो राज्य सरकार उसकी मात्रा निश्चित कर सकती है। परंतु कहता है, परंतु उसी वस्तु की विभिन्न क्वालिटियों के लिए भिन्न भिन्न सीमा निश्चित की जा सकती है। ये क्या कह रहा है? परंतु, परंतु कह रहा है कि अलग अलग क्वालिटी की जो मादक द्रव्य होते हैं उसके लिए अलग अलग मात्राएं निश्चित की जा सकती है क्वालिटी के आधार पर। क्वालिटी के आधार पर क्या कर सकती है राज्य सरकार? मात्रा निश्चित कर सकती है। क्वालिटी के आधार पर भी राज्य सरकार क्या कर सकती है? अलग अलग मात्राएं निश्चित कर सकती है, अलग 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 मात्रा निश्चित कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, धारा 16 को सेक्शन वाइज क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कब्जे की जो मात्रा है उसको निर्धारित कौन करता है? राज्य सरकार करती है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि तो भिन्न भिन्न क्वालिटी के लिए वाली वाली जो अपने लिखा है क्वालिटी के आधार पर कितनी अलग अलग मात्रा निश्चित की जा सकती है। अब क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी मतलब अलग अलग तरह की जो वैरायटी होती है उसके आधार पर। शराब में कई वैरायटी होती है ना। विस्की, बियर, रम, वगैरह क्या क्या होता है। तो उस तरीके से क्या हो सकता है? सरकार मात्राएं निश्चित कर सकती अलग अलग, है ना। इसकी मात्रा इतनी, इसकी मात्रा इतनी, अगर सरकार चाहे तो। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कब्जा कितने में? धारा 16 में। कौन निर्धारित करता है कब्जे की मात्रा? राज्य सरकार करता है। और क्वालिटी के आधार पर राज्य सरकार चाहे तो कब्जे की मात्रा अलग अलग निश्चित कर सकती है। जैसे बियर होता है, बियर और शराब को कभी जाते हैं तो बियर की मात्रा इतनी हो सकती है, जो अल्कोहल वाली शराब है उनकी मात्रा इतनी हो सकती है। या अल्कोहल वाली शराब जो जो शराब वगैरह होती है, मादक द्रव्य वगैरह होता है, उसमें भी क्वालिटी होती है, तो उनके आधार पर भी जैसा राज्य सरकार करेंगे तो क्वालिटी के आधार पर भिन्न मात्रा निश्चित कर सकते हैं। दूसरा क्लॉज देखिए, फंक्शन क्या कहता है दूसरा क्लॉज। दूसरा क्लॉज कहता है कोई भी व्यक्ति उपधारा एक के अधीन विहित सीमा से अधिक किसी भी मादक द्रव्य की कोई भी मात्रा मतलब सीमा निश्चित की है राज्य सरकार ने, उससे ज्यादा सीमा नहीं रखेगा। ए बी सी करके जो इसमें दे रखा है। पहला क्या कहता है इसका? पहला कहता है एक, ऐसे मादक द्रव्य के विनिर्माण, खेती, संग्रह, विक्रय, प्रदाय संबंधी अनुज्ञप्ति के या, ये कह रहा है पहला कि जो मात्रा राज्य सरकार ने निश्चित की है उससे अधिक कोई मात्रा कोई व्यक्ति धारण नहीं करेगा। जितनी मात्रा राज्य सरकार ने निश्चित की है उतनी ही वो रख सकता, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। लेकिन ये नीचे ए बी सी क्या कह रहा है? ए ये कह रहा है ऐसे मादक द्रव्य के विनिर्माण, खेती, संग्रह, विक्रय या प्रदाय संबंधी अनुज्ञप्ति के साथ मादक द्रव्यों का आप बनाते हैं, विनिर्माण करते हैं, विक्रय करते हैं और क्या करते हैं? खेती करते हैं। है ना। निर्माण, संग्रह, प्रदाय, खेती, संग्रह। संग्रह भी होता है, खेती करेंगे तो संग्रह भी करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है ये अनुव्यक्ति के साथ, ये सब आप क्या कर सकते हैं? अनुव्यक्ति के साथ। ये अलग चीज है, ये क्या कह रहा है? अनुव्यक्ति के साथ अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप कर सकते हैं। मतलब इसके लिए लाइसेंस इशू कर ही सकता है। अगर सरकार ने आपको मादक द्रव्यों के बनाने के लिए लाइसेंस इशू किया है, विक्रय के लिए लाइसेंस इशू किया है, खेती के लिए इशू किया है, संग्रह के लिए इशू किया है, तो फिर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। कब कर सकते हैं? अनुव्यक्ति के साथ। जो अनुव्यक्ति होगी, जो उसमें करते होंगे उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? उनका विनिर्माण कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, और अगर स्टोर करना चाहें, संग्रह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा क्या कहता है? ऐसे मादक द्रव्य की आयात, निर्यात या परिवहन संबंधी पास। ये कह रहा है कि अगर आपको आयात निर्यात करना है इसका काय था, ये मादक द्रव्यों का आयात निर्यात मतलब एक जगह से ले जाना है,
अब आप बनाएंगे किसी चीज को या विकसित करते हैं तो उसको ले जाने आने की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसके लिए क्या होती है, इसकी जरूरत है पास। अगर आपके पास पास है तो पास में सारी चीजें लिखी रहती हैं कि कौन सी क्वालिटी की शराब है ना, कौन सी किस प्रकार की है, कितनी मात्रा है, उसमें सारी चीजें लिखी रहती है। तो वो पास के अधीन आप क्या कर सकते हैं, उसका आयात निर्यात कर सकते हैं, या परिवहन भी आ जाता है, तो परिवहन। तो क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में लाइसेंस है, उसका अनुज्ञप्ति है, उसकी आयात निर्यात और परिवहन। ठीक है। आयात निर्यात या परिवहन या पास या लाइसेंस के अधीन आप क्या कर सकते हैं, आयात निर्यात या परिवहन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मादक द्रव्यों का, है ना। मादक द्रव्य मतलब जिनमें थोड़ा सा नशा होता है, मद मद होता है, मद मादक मद शब्द से बना है, मद मतलब नशा है, तो मादक द्रव्य, द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म में। मादक द्रव्य मतलब द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म में जो चीज होती है उसको द्रव्य कहते हैं, है ना। तो मादक मतलब नशा, और द्रव्य मतलब जो लिक्विड फॉर्म में हो, ऐसा ऐसा ऐसी चीज जिसमें नशा हो और वो लिक्विड फॉर्म में हो। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है इस अधिनियम के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञा पत्र के प्राधिकार के अधीन तथा उसके निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार ही अपने कब्जे में रख सकेंगे, अन्यथा नहीं। ये कह रहा है कि जो आपके लिए जो अनुज्ञप्ति या पास इशू किए गए थे, कोई व्यक्ति अपने पास क्या रख सकता है, यही मादक द्रव्य, अन्यथा नहीं। अनुव्यक्ति या पास के अधीन जो आपको पास के अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं या जो आपको लाइसेंस दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार आप क्या है, जो भी मात्रा निश्चित की गई है उस मात्रा को अपने पास धारण कर सकते हो, अन्यथा नहीं। तो जो आपकी शर्तें सेवा शर्तें सरकार ने बनाई है, लाइसेंस जो दिए हैं आपको, जो अनुव्यक्ति दिए है, उनके अनुसार ही आप क्या कर सकते हो, मादक द्रव्यों को अपने कब्जे में रख सकते हो, जो कहता है धारा का सत्व 215 का सत्व 2। अब देखिए तीसरा क्या कहता है, तीसरा भी इससे भी क्वेश्चन बनता है, विदेशी वाली बात आएगी, इसको तीसरे से क्वेश्चन बनता है। उपधारा 2 में की किसी भी ऐसी मुद्रा को लागू नहीं होगी। पहला, किसको लागू नहीं होगी, विदेशी विदेशी मुद्रा में। तीसरा कहता है कि ये जो ऊपर ये उपधारा 2 है ना, ये इसकी बात है, किसी कौन सी मुद्रा पे लागू नहीं होगी, विदेशी। ये याद रखना, ये भी आता है, विदेशी मदिरा पे लागू नहीं होगी। ये क्वेश्चन आता है, इसकी धारा जो अपन पढ़ रहे हैं 16, उसके लिए सब्क्लॉज 2 की जो बातें हैं, कब्जे वाली जो बातें हैं, या ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि धारा 16 की कब्जे संबंधी जो नियम है किस पे लागू नहीं होंगे, तो विदेशी मुद्रा पर लागू नहीं होंगे, विदेशी मुद्रा पर लागू नहीं होते। ये नियम काय पे लागू नहीं होती, विदेशी मुद्रा पर लागू नहीं होते। तो ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है। किस पे लागू नहीं होते, विदेशी मुद्रा पे लागू नहीं होते। अब यहाँ विदेशी मुद्रा का मतलब वो नहीं होता कि किसी तरह से किसी तरह की अलग तरीके की जो विदेश से इम्पोर्ट चीजें डायरेक्ट की जाती उनकी बात कर रहा है, ये ना कि वो विदेशी और देसी शराब जो हम कहते हैं कि देसी शराब कैसे का विदेशी शराब पार्टी उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। वो तो कौन सी शराब देसी है कौन सी विदेशी है आपने देखा है, कौन निश्चित करता है, राज्य सरकार निश्चित करती है कौन सी शराब को देसी समझा जाएगा कौन सी विदेशी। अगर ये मान ले तो फिर ये अधिनियम केवल जो देसी शराब की दुकान है उस पर लागू बने, ऐसा नहीं। ये वो शराब है जो डायरेक्टली विदेश से इम्पोर्ट होती है, उनकी बात है। तो ये कौन सी मदिरा पर लागू नहीं होती, विदेशी मदिरा से, विदेशी जो मदिरा होती है उस पर लागू नहीं होती। तीसरे में जो है पहला क्लॉज ये लिखा है, देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जो इस रूप में किसी भी सामान वाहक या भंडागार के कब्जे में, मतलब इस रूप में, किस रूप में, विदेशी मुद्रा के रूप में, जो भी सामान्य रूप से इसके जो भी वाहक या भाग मतलब ले जाने वाला, या भंडागारिक मतलब जो कब्जा रखता है, जिसको स्टोर करके रखता है ना। भंडागारिक मतलब जो उससे काफी अधिक मात्रा में जो क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है। तो इन दो लोगों पे ये लागू नहीं होती, कौन सी, विदेशी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। ये आता है तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, कब्जे का बनता है, राज्य सरकार देती है वो किस पे लागू नहीं होती, विदेशी मुद्रा पे ये लागू नहीं होती। तो 3 क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन ये बन गया,
एक क्वेश्चन आपका ये बन गया इसी क्लॉज से, और एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन गए। ठीक है ना, तो 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, कोई सा भी पूछ सकते हैं ना, तो 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है। हाँ, चौथा देखिए, चौथा क्या कहता है। चौथा कहता है पूर्वगामी उपधारा में अंतर्गत किसी बात के होते हुए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य में या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा किसी भी मादक द्रव्य का कब्जा रखने का आत्यंतिक है या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें उसकी वह विहित करे प्रतिषेध कर सके, तो ये रोक लगा सकती है। ये रोक लगा सकती है। रोक भी कौन लगाएगा? राज्य सरकार। रोक रोक कौन लगा सकता है? राज्य सरकार। ये क्या कह रहा है, ये जो पूर्वगामी जितनी भी धाराएं हैं उन पर पूर्वगामी धारा में अंतर्गत किसी भी बात की थी, मतलब जो ऊपर बताई गई हैं, जो सारी बातें बताई गई हैं, इनमें भले ही कोई भी बात हो, फिर भी अगर राज्य सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति है ना, किसी व्यक्ति है या कोई समूह है, या कोई क्षेत्र भी हो सकता है, कोई क्षेत्र विशेष में सरकार अगर चाहे तो शराब बिक्री पर क्या लगा सकती है, पूर्ण रूप से या कब्जे में रखने से क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है। मान लीजिए बनाती ना सरकार, पवित्र नगरी बना दिया तो वहाँ मांस विक्रय पर रोक लगा देती, ऐसी सरकार मतलब शराब विक्रय पर रोक लगा सकती, कब्जे में रखने पर रोक लगा सकती, क्षेत्र विशेष पर लगा सकती, व्यक्ति विशेष पर लगा सकती, समाज विशेष पर लगा सकती, व्यक्तियों पे भी लगा सकती कि भैया आप नहीं रख सकते, या समाज की भदोही भले ही मान लीजिए कुछ कई जगह ऐसे समाज होते हैं जहाँ शराब का प्रचलन है और सरकार को लगा नहीं ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, उनके उस पर रोक लगाना चाहिए तो लगा सकती कि ये जो समाज है इन पे जो शराब का जो कर रहे हैं कारोबार उन पर रोक लगाई जाए। या क्षेत्र विशेष की आदमी उनको लगा कि यहाँ के यहाँ ज्यादा क्या है नशाखोरी वगैरह होती है, शराब का लोग सेवन करते हैं, गलत असर पड़ रहा है समाज को, उस क्षेत्र में भी सरकार चाहे तो वो लगा सकती। तो कौन रोक लगा सकता है, प्रतिषेध कौन कर सकता है? राज्य सरकार। तो ये वाला भी फॉलो आउट आपको याद रखना। 16(4) का जो क्लॉज है, 16(4) के तहत राज्य सरकार क्या कर सकती है? प्रतिषेध कर सकती है। किसका कर सकती है? मादक द्रव्यों की आयात, मादक द्रव्यों को आपका कब्जे में रखना है, विक्रय वगैरह सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं, मादक द्रव्यों का आयात निर्यात परिवहन विक्रय, इन सारी चीजों का जिसका भी है सरकार चाहे कब्जे में रखने की बात करें तो कब्जे में जो रखने की बात है उस पर सरकार रोक लगा सकती है, व्यक्तियों पे लगा सकती है, समूह में लगा सकती है, क्षेत्र पर भी लगा सकती है। तो ये आपको याद रखना है। ये आपका था सेक्शन 16। उसके बाद आता है सेक्शन 17। इसके बाद कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन 17। देखिए सेक्शन 17 क्या कहता है। देखिए सेक्शन 17 कहता है मादक द्रव्यों को विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति, जो हमने पढ़ा था ना 13 और 17 आपको इकट्ठा याद रखना है। 13 क्या से संबंधित था? विनिर्माण से संबंधित था, और 17 क्या से संबंधित है? 17 विक्रय से संबंधित है। 17 कहता है कि जब आपको विक्रय करना है किसी मादक द्रव्य का, आप चाहते हैं कि मादक द्रव्यों को बेचने के लिए आप मतलब दुकान खोलना चाहते हैं, कुछ बनाते जो शराब की जो दुकानें होती हैं अगर आप खोलना चाहते हैं तो धारा 17 के तहत आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो धारा 17 कहती है कि मादक द्रव्यों का अगर आप विक्रय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की अनुमति लेनी होगी। तो ये देखिए क्या कहता है, पहला कोई भी मादक द्रव्य 17 विक्रय लिखा है, इसमें लिखा है कोई भी मादक द्रव्य या उस संबंध में मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के अधीन तथा उसके निबंधनों निबंधनों तथा शर्तों के अधीन ही बेच जाएगा, अन्यथा नहीं। कह रहा है कि जो भी आपको अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है उन अनुज्ञप्ति की शर्तों के ही अनुसार आप क्या कर सकते हैं? मादक द्रव्यों का विक्रय आदि कर सकते हैं। जो शर्तें अनुज्ञप्ति रहती है, लाइसेंस रहता है, जो भी फीस होती है वो आप देते हैं, उसके बाद उसमें कुछ शर्तें होती, कुछ कंडीशन होती हैं, उनका आपको पालन करना होता है। उन शर्तों के पालन के तहत आप क्या कर सकते हैं? अपनी जो भी शराब है मादक द्रव्य है उसको क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, है ना। शराब में बार बार कहता हूँ तो शराब एक पर्टिकुलर का मिलता था, मादक द्रव्य कह सकते हैं, लेकिन वो समझाने की आसानी से समझ में आ जाती शराब। तो शराब जो है मादक द्रव्य जो क्या है? अनुज्ञप्ति है, उसके लिए अनुज्ञप्ति की जो शर्तें हैं उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं? कोई मादक द्रव्य का विक्रय कर सकते हैं। देखिए अब इसमें है परंतु है, परंतु क्या कहता है? परंतु 24 क्या कहता है?
परंतु मतलब होता है इससे भी अपवाद हो जाता है, तो जो उदाहरण मैंने बताई उससे थोड़ा हटके जो चीजें होती है अपवाद स्वरूप जो चीजें होती है वो परंतु में आती है। परंतु देखिए क्या कहता है पहला, किसी भी वृक्ष से निकाली हुई ताड़ी पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति ऐसी ताड़ी किसी भी अनुज्ञप्ति के बिना ऐसे व्यक्ति को बेच सकेगा तो इस अधिनियम के अधीन ताड़ी का विनिर्माण या विक्रय करने की अनुज्ञप्ति। देखिए, ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ताड़ी का वृक्ष है उसके कब्जे में है, ताड़ी का वृक्ष है, उसका स्वामी है वो ताड़ी के वृक्ष का, तो वो बगैर लाइसेंस के ताड़ी के वृक्ष से ताड़ निकाल सकता है। इसके लिए उसे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, ये है प्रोविजन जिससे सिस्टम होता है। तो जो व्यक्ति किसी ताड़ी के वृक्ष पर कब्जा रखता है क्या वो उसको लाइसेंस की उसको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। धारा 17 का प्रोविजन कहता है पहला वाला ए कि अगर कोई व्यक्ति ताड़ी का वृक्ष है जिसके कब्जे में तो उससे वो ताड़ी निकाल सकता है, उसके लिए तो कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ये छूट कौन दे रहा? राज्य सरकार ने दे रखी है, नियम बनाया है। तो जो व्यक्ति ताड़ी का वृक्ष पे कब्जा रखता है ना, तो उससे क्या निकाल सकता है? ताड़ निकाल सकता है। ताड़ का रस को ताड़ी कहेंगे तो ताड़ निकाल सकता है, ताड़ का रस निकाल सकता है या रस कह सकते हैं। उसके लिए उसको अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? अनुज्ञप्ति की। ये ऊपर लिखा है ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो बगैर अनुज्ञप्ति के वो क्या कर सकता है? ताड़ी निकाल सकता है। अब बात आती है दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है क्या जो व्यक्ति ताड़ी के वृक्ष से ताड़ निकालता है वो किसको शराब बेच मतलब ताड़ी शराब नहीं कहेंगे, ताड़ कहेंगे। तो जो ताड़ है या रस है जो ताड़ का रस है वो किसको विक्रय कर सकता है? किसी को, हर किसी को कर सकता है कि लाइसेंस नहीं, केवल ये विक्रय केवल उस व्यक्ति को कर सकता है कि लाइसेंस है। ये आपको किसने ताड़ निकाला तो ये नहीं कि सड़क पर बैठ के अपना ताड़ बेचने लगे, ऐसा नहीं कर सकता। ये विक्रय कर सकता है बगैर लाइसेंस के बेच सकता है, लेकिन किसको बेचेगा? जो उसके विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति धारक हो। यानी किसके लिए? किसको? दुकानदार मान लीजिए विक्रय के अनुज्ञप्ति धारक को उसको बेच सकता है। इस पे भी क्वेश्चन है। अनुज्ञप्ति धारक जो विक्रय का अनुज्ञप्ति रखता है, जो लाइसेंसी व्यक्ति है उसको बेच सकता है। आपको नहीं बेच सकता, कॉमन मैन को, कॉमन इंसान को नहीं बेच सकता कि चला आपने ताड़ निकाला बोले लाइसेंस की आवश्यकता है नहीं तो बोले चाहे इसको बेचने के लिए भी नहीं, बेचने के लिए भी नहीं है लाइसेंस, लेकिन कौन को? इनको बेच सकता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कोई व्यक्ति जो ताड़ी निकालता है किसी वृक्ष से वो किसको विक्रय कर सकता है? वो उसको विक्रय कर सकता है जिसके बारे में क्या रखता है अपने पास? लाइसेंस रखता है। जो लाइसेंस होल्डर व्यक्ति है केवल उसको बेच सकता है, बेच सकता है। इसको बेचने के लिए आवश्यकता नहीं है लाइसेंस की, लेकिन बेचना किसको पड़ेगा? इसको, जो लाइसेंस है उसको बेच सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है। अब देखिए बी क्या कहता है इसका, जो कॉपी जो है भांग के पौधे की खेती करने के लिए धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्ति पौधे के उन भागों का जिनसे मादक औषधि का विनिर्माण किया जाता हो या उसका उत्पादन किया जाता हो इस अधिनियम के अधीन उनका व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्त व्यक्ति को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे आबकारी आय विहित करे अनुज्ञप्ति के बिना विक्रय कर सकेगा। ये क्या कह रहा है? जो काय की बात कर रहा है ये भांग के पौधे की, ये काय की बात कर रहा है? भांग। ये कह रहा है कि भांग का पौधा, जो भी लोग व्यक्ति भांग के पौधे की क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो सारी इसमें चीजें हैं भांग के पौधे को पूरा प्लांट मान लीजिए जिससे जो भी होता है वो इससे भी मादक द्रव्य बन सकता है ऐसे हिस्से का। ये भी क्या कर सकता है? विक्रय कर सकता है। ये भी क्या कर सकता है? उसके बगैर जो है अनुव्यक्ति भी विक्रय कर सकता है, लेकिन ये भी किसको विक्रय करेगा? जो सीधी सी बात है, जो अनुव्यक्ति धारक है उसको ये भी क्या कर सकता है? विक्रय कर सकता है। कैसे विक्रय करेगा? नियम कौन बनाएगा इसके लिए? आबकारी आयुक्त, जैसा आबकारी आयुक्त मुझे आयुक्त, तो ये याद रखना इसमें कौन देता है? मुझे आबकारी आयुक्त ही देता है। तो निर्माण वगैरह के लिए विक्रय के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? आबकारी आयुक्त के द्वारा दिया जाता है। दोनों के लिए, दोनों बनाओ में आबकारी आयुक्त और कहीं दूसरा कलेक्टर, तो दोनों हो जाते हैं आबकारी आयुक्त और कलेक्टर। तो कौन करता है? आबकारी आयुक्त और कलेक्टर दोनों आ जाते हैं। कुछ मामलों में कलेक्टर भी है, तो बाकी तो आबकारी आयुक्त तो है ही। ठीक है।
तो दोनों का ऑप्शन अगर आता है तो दोनों कर सकते हैं, 13 और 17 निर्माण वगैरह के लिए आबकारी आयुक्त, विक्रय के लिए तो कलेक्टर भी हो जाता है कोई चीजें तो अब जी क्या कह रहा है सी, तो जी इससे सेम बात मेरा पहला साड़ी की बात करें, दूसरा वहाँ के पौधे की अगर कोई व्यक्ति खेती वगैरह करता है वो भी बेच सकता है, वगैरह भी बेच सकता है, किसी भी घास को बेच सकता है जिससे पादप वृक्ष का निर्माण होता है, लेकिन इसको बेचना पड़ेगा जो अनुवर्ती धारक है। आप अनुवर्ती धारक हैं, आप धारण करते हैं तो आपको बेच सकता है, या अन्य व्यक्ति को, कोई साधारण व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। तीसरा सी क्या कहता है इसका, देखिए कहता है इस धारा की कोई भी बात किसी भी ऐसी विदेशी मुद्रा के विक्रय को लागू नहीं होगी जो किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने प्राइवेट उपयोग के लिए विधि पूर्वक प्राप्त की गई हो और उसके द्वारा बेची गई हो, या उसके स्थान छोड़ने पर या उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी ओर से उसके हित प्रतिनिधियों को की ओर से बेची गई हो। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि विदेशी मुद्रा पे ही लागू नहीं होता, वे याद रखना, विदेशी मुद्रा जो है उस पर भी ये नियम लागू नहीं होता, मतलब जो व्यक्ति विदेशी मुद्रा धारण करता है रखने में, तो वो व्यक्ति भी बगैर लाइसेंस की कितनी मात्रा में, जो उसकी मात्रा होती है उसमें भी कुल करना पड़ेगा, जो मात्रा वो रखे हुए उसको विक्रय कर सकता है बगैर अनुमति के, किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता है। अगर कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा रखे हुए था और अब वो अपने भी किसी भी वारिस को क्या कर सकता है, उसको ट्रांसफर भी कर सकता है ना। और अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो सीधी सी बात है, उसकी प्रतिनिधियों में भी जा सकती है, इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो इन तीनों चीजों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, चाय के लिए, साड़ी के लिए, वहां के पौधे के लिए और विदेशी मुद्रा के लिए। तीसरा क्या कहता है, विदेशी मुद्रा पर लागू नहीं होती, विकल्प इनको ट्रांसफर कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को दे सकता है, इसमें लिखा है किसी को लिखा प्राइवेट उपयोग के लिए जो व्यक्ति, हाँ विदेशी मुद्रा कैसे, जो किसी के लिए प्राइवेट, प्राइवेट हो गया, प्राइवेट उपयोग के लिए मतलब निजी उपयोग के लिए, निजी उपयोग के लिए जो व्यक्ति अपने पास रखे हुए हैं उसकी, तो उस पर क्या है कि धारा लागू नहीं होती। ठीक है, निजी उपयोग के लिए जो व्यक्ति अगर अपने आबकारी करिए विदेशी मुद्रा रखे हुए हैं तो उस पर भी ये धारा लागू नहीं होती। ये चीज है, तो ये क्या कर सकता है आपसे, किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है, मृत्यु हो जाती है तो किसी अन्य व्यक्ति को। क्यों क्यों क्या क्यों ऐसा क्यों लिखा है, क्या होता है, शराब की जो होती है वैरायटी, शराब भी काफी कीमती होती है, जितनी ज्यादा पुरानी शराब होती है उतनी ज्यादा वो कीमती होती है, शराब की कीमत कई गुना होती है, थोड़े से लेके शुरू होती है कुछ 100 मतलब के समझ लीजिए कि 100 रुपये से शुरू होती है, लाखों तक जाती है शराब की बोतल है, लाखों में आती, कई ऐसे ब्रांड होते हैं लाखों में आते हैं। उनकी जितनी पुरानी होती है उतनी वैल्यू होती है, दुनिया में कई एक तरीके के ब्रांड होते हैं, उनकी अलग अलग वैल्यू होती है। तो इस वजह से कीमती होती है ना, एक तरीके से कीमती होती है, कीमती जब है तो और उसकी बात है, कोई चीज की चीज अगर कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट उपयोग के लिए रखे हैं तो उसको ट्रांसफर करेगा तो उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत है ना, इस वजह से इसको थोड़ा सा इस वजह से इसको रखा गया है। अब देखिए इसका दूसरा क्लॉज क्या कहता है, 17 का जो दूसरा क्लॉज है वो क्या कहता है, ये कहता है ऐसी शर्तों पर जिन्हें आबकारी आयोग निर्धारित करे, अन्य राज्यों में या संघ राज्य क्षेत्रों में तत्समय प्रदत्त आबकारी विधि के अधीन विक्रय संबंधी अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के अधीन उस संबंध में मंजूर की गई अनुज्ञप्ति समझी जाए। ये कह रहा है कि अन्य राज्य द्वारा ये आबकारी आयोग का डिसीजन है पूरी तरीके से, ये कौन निश्चित करेगा, आबकारी आयोग। मतलब किसी अन्य स्टेट ने अगर कोई आपको लाइसेंस वगैरह दे रखा था और आप वो लाइसेंस वगैरह दिखाते हैं और अगर आबकारी आयोग को लगता है कि नहीं दोबारा से लाइसेंस इसी करना आवश्यक नहीं है, ये भी आप ये जो लाइसेंस था आपको यही चल जाएगा, तो उसकी अनुमति आबकारी आयोग को दे सकता है किसी अन्य राज्य वगैरह स्टेट वगैरह वगैरह में जो लाइसेंस इशू किया गया था आपको, वो अगर चाहे तो अपने स्टेट में भी उसको छूट दे सकता है। तो ये कौन से निश्चित करेगा, आबकारी आयोग। ठीक है, ये दूसरा कहता है शर्तें वगैरह जो लगाना चाहे तो शर्तें लगा सकता है, उसके अनुसार आपको क्या कर सकता है, आपको दे सकता है छूट किताब, वो आप अभी ऐसा इसलिए कर दिया सुविधा के लिए, ये सुविधा वाला नियम है ना, ये नियम कैसा है, सुविधा का।
अब वो आपने वहां से लाके किया, फिर वो यहाँ आए, फिर बोले फिर से प्रोसेस करो, तो बोले ठीक है इसी को मंजूर कर देते हैं, इस पे अपनी फीस और लगा देते हैं, चलो हमारी फीस नहीं चलेगा तुम्हारा, है ना। और जो भी शुल्क वगैरह जो भी होगा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी वजह से सुविधा के लिए ये वाला इसको जोड़ा गया है। तो ये कौन करता है निश्चित, आबकारी आयुक्त, तो जो भी अगर स्टेट वगैरह में है वो यहाँ पे मंजूर किया जाए, पास चलेगा जाएगा। तो देखिए 13-17 याद रखना, 13 में विनिर्माण है और 17 में देखिए, इसके बाद देखिए 18 का ऐसे सब देखिए कब्जा हुआ, पट्टा है, सॉरी पट्टा, 18 में पट्टा है। विनिर्माण आदि के अधिकार का पट्टा मंजूर करने की शक्ति, की शक्ति है पट्टा, लीज, काय के लिए, विनिर्माण वगैरह के लिए, उसके लिए निर्माण के लिए क्या कर सकते हैं, पट्टा। और ये पट्टा कौन देगा, राज्य सरकार, ये भी राज्य सरकार देगा। तो इसमें कुछ सीधे सीधे आता है, पहले तो पट्टा किसकी धारा में, धारा 18 में कौन इसी पट्टा है, कौन दे सकता है, राज्य सरकार दे सकती है। तो जो क्वेश्चन आप इस तरीके से आ सकते हैं, आपको पढ़ना क्वेश्चन कैसे, तो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना कि रटने लगते, आप पढ़ो और देखो कि क्वेश्चन कहाँ से बने, बस इस तरीके से पढ़ेंगे तो हो जाए। ऐसे नहीं पढ़ना है कि बस क्वेश्चन नीचे से पढ़ते चले जा रहे हैं और बस पढ़ रहे हैं। ये देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, इतनी सारी भाषा लिखी रहती है, इसमें क्वेश्चन कहाँ से बने, जहाँ क्वेश्चन बने वहाँ से मार्क कर लीजिए, इस तरीके से करिए, है ना। और फिर जब आप सब इस तरीके से कुछ करते जाओगे, तो जब आप परीक्षा के टाइम पढ़ोगे भाई जी आपको पता पड़ जाएगा कि क्वेश्चन नहीं आपको बन सकते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन आप ही दिमाग लगा सकते हैं, कुछ ऐसे और भी बन सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज सही नहीं आ रही, चलिए तो देखता हूँ मैं, आवाज आज माइक की प्रॉब्लम है आज थोड़ा सा, आज माइक की प्रॉब्लम है, माइक थोड़ा खराब हो गया है, तो अभी देख लीजिए ना आज, फिर मैं देखूंगा, आज मैं कल जा नहीं पाया, बाहर चला गया था, तो ठीक है, चलिए। तो देखिए 18 क्या कह रहा है, विनिर्माण आदि के लिए पट्टे की बात कर रहा है। देखिए 18 जो है विनिर्माण आदि के लिए पट्टा मंजूर करने की शक्ति है, पट्टा मंजूर करने की शक्ति कौन के पास है, राज्य सरकार के पास। देखिए पहला क्या कहता है ये, पहला कहता है राज्य सरकार ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी कालावधि के लिए जिसे वह उचित समझे किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भी मदिरा या मादक औषधि का, तो कौन कर सकता है, राज्य सरकार। पहला तो टाइटल हो जाता है, तो पहला क्या कहता है, काय काय के लिए पट्टा दे सकती है सरकार, कहता है विनिर्माण करने का या थोक के प्रदाय करने का या दोनों का। तो सरकार काय काय के लिए दे सकती है पट्टा, विनिर्माण के लिए, विनिर्माण के लिए दे सकती है, और काय के लिए दे सकती है, थोक, थोक के प्रदाय करने या दोनों, या थोक में बेचने के लिए, इसके लिए सरकार पट्टा इशू कर सकती है, विनिर्माण के लिए कर सकती है इशू, या थोक विक्रय के लिए पट्टा इशू सरकार कर सकती है। कौन सी सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, अब बी क्या कहता है, देखिए बी कहता है थोक या फुटकर विक्रय करने के लिए, आपको थोक में बेचना है या फुटकर में बेचना है, तो इसके लिए भी राज्य सरकार क्या कर सकती है, पट्टा इशू कर सकती है। तीसरा कहता है विनिर्माण करने का या थोक के प्रदाय करने का या दोनों का तथा फुटकर विक्रय करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकती है। बात है इसमें लिखी है कि जो तीसरे में भी कि विनिर्माण है या थोक है या फुटकर है, इसका अधिकार अगर राज्य सरकार चाहे तो पट्टे के तहत किसी भी व्यक्ति को इशू कर सकती, दे सकती सरकार, अगर चाहे तो विनिर्माण को कर, इसके लिए सरकार किसी भी अन्य व्यक्ति को चाहे तो पट्टा इशू कर सकती, पट्टा दे सकती। तो पट्टा में कोई खास नहीं आया अभी तक, है ना, केवल इतना आया कि धारा तेज है और कौन इशू करता है, राज्य सरकार कर सकती। काय के लिए करेगी, विनिर्माण के लिए, थोक और फुटकर विक्रय के लिए, याद रख सकते हैं कि पट्टा काय के लिए किया जाएगा, या तो विनिर्माण के लिए किया जाएगा और या फुट या फुटकर विक्रय के लिए किया जाएगा। तो सेक्शन 18 कौन करता है, राज्य करता है, और काय के लिए कर सकता है, निर्माण के लिए, थोक के लिए, फुटकर के लिए, किसी भी व्यक्ति को पट्टा सरकार चाहे इशू कर सकती है। दूसरा देखिए इसका क्या कहता है, दूसरा यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा देखिए क्या कहता है,
दूसरा कहता है अनुज्ञापन प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन किसी पट्टेदार को उसके पट्टे के निबंधनों के अनुसार अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा, और जब पट्टे में कोई भी ऐसी शर्त न हो तो वो पट्टे पर देने का प्रतिषेध करे तो पट्टेदार द्वारा आवेदन पत्र दिए जाने पर ऐसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी भी उप पट्टेदार की अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा। वो जो वो पट्टे पर देने का प्रतिषेध करे तो वह पट्टेदार द्वारा अपने आवेदन दिए जाने पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी भी उप पट्टेदार की अनुज्ञप्ति मंजूर करे। तो ये कह रहा है कि पट्टा दिया जाएगा, फिर पट्टे इशू किसके द्वारा की जाएंगे, अनुज्ञापन प्राधिकारी कर सकता है। राज्य सरकार पट्टे देती है, लेकिन अब राज्य सरकार आएगी तो नहीं, तो कोई अधिकारी की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी क्या कर सकता है, उसको पट्टा इशू कर सकता है। अनुज्ञापन जो अधिकारी है, यहाँ लाइन यूनिकुलर कौन अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी ये होता है और कुछ मामलों में ये होता है, इसीलिए नहीं होता है। तो अनुज्ञापन प्राधिकारी मतलब कोई भी जो अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकृत है। अनुज्ञापन प्राधिकारी का मतलब क्या, जो भी अधिकारी अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकृत, ऐसा चीज लिख देते सुविधा देती, क्योंकि अगर कोई बैंक के लिए बाद में सरकार ने नियम बना के वो अधिकार किसी और को दे दी तो फिर वहाँ वो सब मान लो अभी आपका भी अधिकारी को फिर सरकार ने वो अधिकार उसको खत्म करेगी, कलेक्टर ने कोई दी तो फिर वो सब वहाँ अधिकारी छपा फिर छापना पड़ेगा कि उसको हटा के कलेक्टर छापना पड़ेगा ना, तो उससे बचने के लिए ये लिख देते हैं अनुज्ञापन प्राधिकारी। जैसे कि आपको अपन वो आर्म्स एक्ट पढ़ते हैं, तो आर्म्स एक्ट में अनुज्ञापन प्राधिकारी सब भी आता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी भी आता है शब्द। और जबकि आप जानते हैं अपने एमपी में जो लाइसेंस वगैरह की कौन सा कलेक्टर कलेक्टर कोई पाबंद है ना, लेकिन वहाँ शब्द कौन सा चलता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी। अनुज्ञापन प्राधिकारी इसीलिए चलता है कि अगर मान लीजिए कलेक्टर को सरकार को लगा कि नहीं लाइसेंस किसी और कलेक्टर के पावर नहीं देते हैं तो बोले हम पुलिस कमिश्नर को देना चाहते हैं करते हैं, तो फिर लिखेंगे तो फिर वहाँ पे कोई संशोधन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि पुलिस कमिश्नर इसीलिए सीधा लिखो अनुज्ञापन प्राधिकारी, जो भी अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकृत होगा उसको, ठीक है। तो अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिए लिख दिया जाता है। अब देखिए हाँ, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक चीज और कह रहा था कि अगर उप पट्टे पर देने का प्रतिषेध किया जाता है, धारा के तहत अगर उप पट्टे पर देने का प्रतिषेध किया गया है और अगर पट्टेदार अगर आवेदन करता है, किससे, अनुज्ञापन प्राधिकारी से आवेदन करता है, मतलब अनुज्ञापन प्राधिकारी ने जिसको पट्टा दिया, जो पट्टा धारण करता है ऐसा व्यक्ति, अगर उसको क्या करना चाहता है, वो किसी अन्य को देना चाहता है, उप पट्टे पर देना चाहता है, उप पट्टे पर देना चाहता है, और मान लीजिए अधिनियम के तहत की धारा के तहत उप पट्टे पर देने का क्या किया गया, प्रतिषेध किया गया, रोक है। अगर रोक है कि आप किसी और को नहीं दे सकते, अगर आपको पट्टा ऐसे किया तो आपको इसको रखना पड़ेगा या आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं करता है ऐसा कोई प्रतिषेध है तो जो भी पट्टाधारी जो किसको आवेदन कर सकता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करेगा, और अनुज्ञापन प्राधिकारी चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति जो उपपट्टेदार था उसको क्या कर देगा, पट्टा मंजूर कर देगा, यानी जो उपपट्टेदार था वो क्या हो जाएगा, पट्टेदार, आपका पट्टा खत्म करके आपका जो पट्टेदार थे, पट्टादार लिखे, पट्टादार जो है उसका पट्टा खत्म करके किसको दे देगा, उप पट्टेदार को दे देगा, उप पट्टेदार कौन हो जाएगा, उप पट्टेदार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का सर आवाज बहुत धीमे धीमे आ रही है, धीमे धीमे आ रही है, समझ में नहीं थोड़ा आ सा रहा। क्या क्लियर आवाज नहीं आ बहुत रही, आवाज बहुत धीमे धीमे आ रही है। धीमे धीमे आ रही है, थोड़ा सा करिए 10-15 मिनट आगे करके माइक की सर ऐसे ही बता दिए सर। माइक, हाँ हेलो, एक मिनट आप देखिए आपको आवाज आ रही है, उसको आप आई थी एक मिनट, वैसे देखिए बगैर उसके देखिए, जगह था 19 पढ़ना है, 19 ताड़ी, इसको मिटा ले पहले, 19 पढ़ेंगे ताड़ी।
19 ताड़ी नहीं, 19 ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार की अनुज्ञा। 19 में काय से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है सेक्शन। 19 काय से संबंधित है, ताड़ी से। 19 काय से संबंधित है, ताड़ी से। ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार की अनुज्ञा, मतलब अगर आपको ताड़ी निकालनी है, वैसे तो छूट दे सकती है सरकार, कई जगहों पे छूट दे सकती है ताड़ी निकालने के लिए, लेकिन अगर आपको ताड़ी निकालना है तो उसके लिए भी आपको काय की आवश्यकता पड़ेगी, अनुज्ञप्ति या लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जब ताड़ी के विनिर्माण का अधिकार धारा 18 के अधीन पट्टे पर दे दिया गया हो तो राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार की लिखित अनुज्ञा का वही बल तथा प्रभाव होगा जैसा कि उस प्रयोजनों के लिए कलेक्टर से प्राप्त की गई अनुज्ञा का होता है। क्या मतलब कह रहा है, क्या मतलब कह रहा है इसका? देखिए 1 मिनट, क्या हो गया कि जब आपको पट्टा इशू किया जाता है, यहाँ क्या किया गया था, पट्टा, जब आपको पट्टा इशू कर दिया गया, धारा 18 में पट्टा था ना, जब धारा 18 के तहत पट्टा इशू कर दिया गया, अब जो पट्टा इशू कर दिया गया, मान लीजिए ताड़ के वृक्ष थे, किसी के खेत है या किसी की जगह ताड़ के वृक्ष ढेर सारे लगे हुए हैं और उसका आपको पट्टा इशू कर दिया गया। अब उस वृक्ष में से कोई व्यक्ति क्या निकालता है, ताड़ी निकालता है, तो उसको अनुज्ञा कौन दे सकता है, पट्टेदार। पट्टेदार कह सकता है कि आपको, चूंकि मैं लाइसेंस होल्डर हूं, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ताड़ी निकाल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ये धारा उस ऐसा ही बल रखेगा, जो पट्टेदार जो ने आपको जो अनुमति दी है वो ऐसा ही बल रखेगा जैसे कि वो कलेक्टर द्वारा दी गई अनुमति हो या अनुज्ञप्ति हो। किसके द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति हो, कलेक्टर द्वारा। इसीलिए मैंने कहा था ना, कई जगह कलेक्टर आता है और आबकारी दोनों आते हैं, तो कलेक्टर द्वारा दी गई क्या हो, अनुज्ञप्ति हो, ऐसे माना जाएगा। अगर मतलब किसी का पट्टा है, आपका मान लीजिए पट्टा है, आपका खेत है, उस पे मान लीजिए कई ताड़ के वृक्ष लगे हुए हैं और आपने उसका, या मतलब कोई जगह है हाँ ताड़ के वृक्ष लगे हुए हैं ना, आपने उसका पट्टा धारण कर लिया या आपने उसका पट्टा ले लिया। अब तो इसी बात है, पट्टा लिया है तो किस लिए लिया, वो कि ताड़ निकालेंगे, बेचेंगे, है ना। अब पॉसिबल नहीं कि आप अकेले निकाल पाए, अब आपने किसी अन्य व्यक्ति को जो ताड़ी निकालना चाहता है उसको आपने अनुमति दे दी, कौन ने, आपने, आपको लाइसेंस मिला और आपने क्या करा, उस व्यक्ति को अनुमति दे दी, तो वो व्यक्ति जो उस ताड़ीदार, जो पट्टेदार है, उसकी अनुमति से अगर ताड़ी निकालता है तो ऐसे ही माना जाएगा कि उसने कलेक्टर के द्वारा अनुज्ञप्ति धारण की हो, मतलब उसको अलग से अनुज्ञप्ति लेने की आवश्यकता नहीं। इसकी अनुमति से अनुज्ञप्ति, तो क्वेश्चन क्या बना इस पे, पहला तो यही बना कि सेक्शन 19 काय से संबंधित है, ताड़ी से की अनुज्ञप्ति या पट्टी से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन क्या बना, दूसरा क्वेश्चन ये बना कि जो ताड़ी निकालता है व्यक्ति, किसकी लिखित अनुज्ञा से निकाल सकता है, पट्टेदार की। याद रखना, ताड़ी किसकी अनुज्ञा से या अनुज्ञप्ति से निकाल सकता है, पट्टेदार की, ये याद रखना है। अगर कोई व्यक्ति ताड़ के वृक्ष से ताड़ी निकालना चाहता है तो किसकी अनुज्ञा से निकालेगा, पट्टेदार की, ये याद रखना। पट्टेदार की अनुज्ञा से निकालना ऐसे ही माना जाएगा कि जैसे कलेक्टर से उसने अनुमति ले ली। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ताड़ के वृक्ष से ताड़ी निकालता है तो उसे किसकी अनुज्ञा लेनी होगी, पट्टेदार, जिसका पट्टा है, जिसका, जिसको सरकार ने अथॉरिटी दी है, ऐसे व्यक्ति की क्या करना पड़ेगा, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन याद रखना, यहाँ ताड़ी किसकी अनुमति से निकाली जाएगी, पट्टेदार, जी, पट्टेदार की अनुमति से निकाली जाएगी। थोड़ा और देख लीजिए, बस एक आध सेक्शन और देख लीजिए। आवाज नहीं आ रही तो आज थोड़ा सा देख लीजिए, माइक की व्यवस्था करूंगा मैं। सेक्शन 20 और देख लीजिए, सेक्शन 20। अब आ रही है सर, अब अच्छे से आ रही है। ठीक है, तो सेक्शन 20 देख लीजिए, सेक्शन 20 देख लीजिए। सैनिक छावनियों में मदिरा का विनिर्माण और विक्रय, ये कैसा है ये भी याद रखना है। हाँ, सैनिक छावनी होती है ना, जो मेडिकल, जो जहाँ पे आर्मी कैंटोनमेंट एरिया बोलते हैं, उनके बारे में उसको बंद करता है सेक्शन 20, धारा 20। ये जो सैनिक छावनियां होती, छावनी बोलते हैं जहाँ जो आर्मी वगैरह रहता है, बीएसएफ वगैरह रहते हैं, के क्वार्टर वगैरह, इनके हेड ऑफिस वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो उसको छावनी बोलते हैं। तो वहां पर जो है शराब वगैरह की बात कह रहा है, मदिरा का आपको क्या करना हो, विनिर्माण करना हो या विक्रय करना हो, सैनिक छावनी में कौन करेगा, तो इस पे भी क्वेश्चन आता, धारा तो है ही, कौन सैनिक छावनी में क्या करना हो, विनिर्माण, और दूसरा विक्रय, क्या मादक द्रव्य,
है ना, मादक द्रव्य का आपको विनिर्माण वगैरह करना है तो कैसे करेंगे, कौन करेगा, उस पर क्वेश्चन होता है, सेक्शन वाइज बनेगा पहला। दूसरा बनता है, देखिए, किसी भी सैनिक छावनी की सीमाओं के भीतर तथा उन सीमाओं से ऐसी दूरी के भीतर जैसे केंद्र सरकार किसी मामले में विहित करे मदरा के फुटकर विक्रय के लिए कोई भी अनुज्ञप्ति समादेशक अधिकारी की जानकारी तथा सम्मति से मंजूर की जाएगी, अन्यथा नहीं। यही क्वेश्चन बनता है। पहला बात तो क्या, कौन, जो सैनिक छावनियां होती है, अगर आपको उसमें क्या करना है, विनिर्माण करना है या विक्रय करना है, तो अब स्वाभाविक सी बात है, पहली बात ये देखने की इसका कौन निश्चित करेगा, केंद्र सरकार। क्यों, देखिए जो सेना वो है केंद्र का विषय है ना, सीधी सी बात है, तो यहाँ राज्य का काम तो है नहीं, तो केंद्र सरकार जैसी भी सीमा निश्चित की हो, या तो वो एरिया हो सकता है कि जिस सैनिक छावनी हुई है या उसके आसपास का एरिया भी हो सकता है कि साहब जिस सैनिक छावनी है इसके 10 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो भी इंक्लूड माना जाएगा। तो जैसा केंद्र सरकार ने किया, तो चूंकि सेना की बात हो रही है तो ये किसका विषय है, जिस केंद्र का विषय, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है ना, जैसा भी केंद्र सरकार निश्चित करे। अब ये कह रहा है कि उसमें अगर शराब बेचनी हो, इस एरिया में शराब अगर बेचनी है, इस एरिया में आपको विनिर्माण करना है, बनाना है ना, तो किसकी अनुमति ली जाएगी, इसमें लिखा है अनुज्ञप्ति समादेशक अधिकारी, जिसको कहते हैं कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर इंग्लिश में सही शब्द है, तो वो याद रखें, कमांडिंग ऑफिसर की अनुमति से आप बेच सकते हैं। कमांडिंग ऑफिसर मतलब जिसका इंचार्ज होता है, यहाँ का एरिया का जो इंचार्ज होता है, जो सबसे सुपीरियर ऑफिसर होता है, उसकी अनुमति से ही इस एरिया में क्या किया जा सकता है, शराब का विनिर्माण किया जा सकता है, या मादक द्रव्य का विनिर्माण किया जा सकता है, या विक्रय किया जा सकता है। यानी यहाँ कोई शॉप भी खोलनी हो, आपको दुकान भी खोलनी हो ना अगर शराब की, तो कमांडिंग, उसके लिए लाइसेंस कौन इश्यू करेगा, कमांडिंग ऑफिसर, या कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समादेशक अधिकारी, हिंदी में बोलते हैं समादेशक अधिकारी। है ना, ये शब्द वैसे इंग्लिश शब्द ठीक है इसका। तो कमांडिंग ऑफिसर क्या करेगा, इसमें आपको अनुज्ञप्ति देगा, कौन देगा, जो सेना का अधिकारी। सीधी बात रखी, सेना की बात है, केंद्र सरकार ने जो जैसा नियम बनाया उसके अनुसार रहती है, कौन कर देगा फिर उसको विनिर्माण विक्रय की, अगर कमांड ये आपका सैनिक छावनी है तो समादेशक अधिकारी या कमांडिंग ऑफिसर, ये क्वेश्चन आता है, सेक्शन वाइज भी आता है और ये भी आता है, तो कौन करेगा ये। और ये भी कभी पूछ लेते हैं कि साहब कैंसर क्या होता है, जब हम राज का एक्ट पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल जल्दबाजी में क्या करते हैं लोग, गलत करते हैं, जल्दबाजी में ये भी गलत कर देते हैं कि अरे बोले आबकारी आयुक्त स्टेट का लगा दो, तो जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, ध्यान से पढ़े, आराम से तो नहीं होता है ना, लेकिन जल्दबाजी में हो जाता है, लोग आए उन्होंने बिल्कुल जल्दी से लगाया तो उसमें गड़बड़ हो जाती, तो याद रखें, तो कौन करेगा, केंद्र सरकार। तो यहाँ कौन देता है लाइसेंस, इशू कौन करेगा, यहाँ अगर सैनिक छावनी वगैरह है तो समादेशक अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 21 क्या कहता है, माप और परख के संबंध में अनुज्ञप्ति धारियों के कर्तव्य। ये किनके कर्तव्य है, जो लाइसेंस होल्डर है, जो लाइसेंस धारी व्यक्ति है, उनकी ड्यूटी है कि शराब के मेजरमेंट के जो उपकरण वगैरह हैं वो ठीक से रखें। सेक्शन 21 कहता है माप से संबंधित है, कैसे संबंधित है, माप से और परख, जो भी इसके टेस्ट है, तो माप और परख से संबंधित। और ये किसकी जिम्मेदारी, जो लाइसेंस धारी, जो पट्टेधारी है उसकी जिम्मेदारी है, या अनुज्ञप्ति धारी है जो अनुज्ञप्ति धारण करता है, जिसके पास अनुज्ञप्ति है, जो व्यक्ति अनुज्ञप्ति धारी है उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जो भी माप से संबंधित उपकरण वगैरह है वो सही मात्रा में रखें, अपने पास रखें, है ना, ताकि पता पड़ सके कि भाई इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, या जितनी मात्रा में जो इसमें लिखा है उतनी मात्रा है कि नहीं है। तो ये इनकी जिम्मेदारी है ना, किसकी जिम्मेदारी है, अनुज्ञप्तिधारियों की, ये ड्यूटी है उनकी, कर्तव्य है ये उनके। ये देखिए 21 पढ़ते हैं, ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अधीन किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण करे या विक्रय करे, इस बात से आबद्ध होगा, क्या आबद्ध मतलब बंधा है, बाउंड है, अगर नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है, आगे जाके इसमें शास्त्रीय में होता है कि नहीं रखता तो कितना पेनल्टी होगी। तो ये जो भी बनाता है या बेचता है मादक द्रव्यों को, उनकी ये लायबिलिटी, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो माप और परख से संबंधित समस्त उपकरण अपने पास रखें, और ऐसा नहीं कि केवल रखें, उनको अच्छी दशा में भी रखें
ना। ये इनकी कौन की जिम्मेदारी है? अनुज्ञप्ति धारकों की। जैसे आप देखिए पेट्रोल पंप अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ अनुज्ञप्ति धारक होता है, जो पेट्रोल पंप जिसके नाम, तो उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि कुछ चीजें उसमें रखें अनिवार्य। वो बात अलग है कि नहीं रखते कुछ लोग, जैसे कि उसमें पानी की जो व्यवस्था होना चाहिए, ये सारी उसमें कंपलसरी रहती है कि आपको हवा भी रखना पड़ेगा, पानी भी, और वो भी मुफ्त। तो इस तरीके के कुछ नियम होते हैं, वैसे वैसे ही नियम यहाँ होते हैं कि जो कोई अनुज्ञप्तिधारी है, अगर वो शराब का या मादक द्रव्य का विनिर्माण या विक्रय करता है तो माप से संबंधित, परख से संबंधित जो भी उपकरण आवश्यक है वो अपने पास में रखेगा, वो भी अच्छी तरह। तो पहला क्या कहता है? अपने पास ऐसे मापों बांटों उपकरणों का प्रदाय बनाए रखने जिन्हें आबकारी आयुक्त विहित करे और उन्हें अनुज्ञप्त परिसरों पर अच्छी दशा में रखे। तो स्वाभाविक सी बात है, आबकारी आयुक्त विहित करे, आबकारी आयुक्त ने बताया है आपको, इतना ही लिख देते। आबकारी आयुक्त, अगर आबकारी आयुक्त ने जो जो बनाए हैं कि जो कौन कौन से उपकरण आवश्यक है, वो उपकरण को आपको रखना पड़ेंगे अपने, जहां भी आप कारोबार करते हैं, है ना, आप विक्रय करते हैं या उसका विनिर्माण करते हैं, वहां अच्छी दशा में ना केवल रखें बल्कि अच्छी दशा में, चालू हालत में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रख दिए, नाम मात्र के काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो अच्छी दशा में रखना आपका क्या होगा? ड्यूटी हुई, है ना। दूसरा, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है, इसमें बस इतना पढ़ना है कि माप परख से संबंधित है धारा 21, और ये किसकी ड्यूटी है? अनुज्ञप्ति धारक की ड्यूटी है कि वो अच्छी दशा में उन उपकरणों को रखे। और कौन कौन पेश करता है? स्वाभाविक सी बात है, आबकारी से संबंधित अधिनियम, आबकारी आयुक्त तो बताएगा कि कौन कौन से उपकरण आवश्यक है, यही बता सकता है ना, और कोई क्या बता सकता है? इसको अनुभव होगा, आबकारी विभाग में काम करता है कि साफ शराब की मापने के लिए कौन से उपकरण आते हैं, इनको परखने के लिए कौन से उपकरण आते हैं, ये जानकार होगा, है ना, उसी विभाग का है, इसीलिए हेड है उसका भी है। उस संबंध में सम्यक रूपेण सशक्त की गई किसी आबकारी अधिकारी की अपेक्षा पर किसी भी समय अपने कब्जे में रखे जाने वाले किन्हीं भी मादक द्रव्यों का ऐसी रीति में जैसी कि उक्त आबकारी अधिकारी अपेक्षित करे, मापे, तोले या परखे। ये दूसरी भी बात कह रहा है कि अगर आबकारी अधिकारी उससे अपेक्षा करता है, किसी भी जगह आप आबकारी अधिकारी जाते हैं, समय समय पे छापे वगैरह मारते हैं दुकानों पे, और जहाँ बनती है वहां भी कि जी लोग ठीक तरीके से बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, या जो मेजरमेंट है उसका ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आबकारी है कि जब भी आपसे अपेक्षा करेगा, आप क्या करेंगे? उनके सामने करना पड़ेगी वही क्रिया, आपको नाप के दिखाना पड़ेगा, आपको परख के दिखाना पड़ेगा। तो जब भी आबकारी अधिकारी आपसे कोई क्या करता है, मांगता है, इनका मेजरमेंट करवाता है, माप तोल करवाता है, तो वो माप तोल भी आपको उनके समक्ष करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा वाला माप तोल कौन कर सकता है? आबकारी अधिकारी, ठीक है, आबकारी अधिकारी। इसमें ये भी याद रखना कि ये माप तोल वाली बात है, कोई दुकान पर जाके कौन कर सकता है? आबकारी अधिकारी, पुलिस वाला नहीं कि भैया तुम दिखाओ बोले क्या कर रहे हो। वो सशक्त होगा तो कर लेगा, वो एक अलग बात है, सशक्त कर दिया वो, लेकिन इसमें शक्ति किसको है? आबकारी अधिकारी। तो आबकारी अधिकारी वगैरह जाते हैं, छापा मारते हैं, वो क्या कर सकते हैं? इनका मेजरमेंट वगैरह कर सकते हैं, और इनको दुकानदारों को या अनुज्ञप्ति धारकों को उसका मेजरमेंट वगैरह उनके सामने करना पड़ेगा। यह है सेक्शन 21। तो याद रखना सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सेक्शन मापों परख से संबंधित है, धारा 21। और किसकी जिम्मेदारी है? ये अनुज्ञप्ति धारकों की जिम्मेदारी है। सेक्शन 22 इंपॉर्टेंट है और 23 भी इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्रम से याद ही करनी है। ये वाला पूरा चैप्टर आपको 24 तक बिल्कुल क्रम से याद करना है, 1 से लेकर सीधे 24 सेक्शन पूरे की पूरे याद करने है ना। पूरे सेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, आप छोड़ नहीं सकते इसमें एक भी सेक्शन के, छोड़ दो, इंपॉर्टेंट याद करो, पूरे इंपॉर्टेंट है। और पूरा, और आबकारी अधिनियम जो इंपॉर्टेंट है होने की वजह क्या है? क्योंकि पुराने एडीपीओ में भी था और सदा से रहा है, जब से एडीपीओ के एग्जाम हो रहे हैं, किसी भी पैटर्न पे हो रहे हो, आबकारी अधिनियम पहले से रहा है। तो जो पहले से एडीपीओ में रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना भी है, क्योंकि उनमें क्वेश्चन ऑलरेडी होते हैं, है ना, और मिल भी जाएंगे आपको कहीं भी जगह। नए एक्ट हैं तो वो तो आपको करने ही है उनमें से, लेकिन ये आपके आधार हैं, क्योंकि ये पुराने एक्टों से, पुराने जो आपके एडीपी के एग्जाम हुए उनमें भी शामिल रहे हैं, है ना। और लोगों ने काफी इनको पढ़ा भी, अच्छे ढंग से भी पढ़ा, तो इनको आपको अच्छा ढंग से इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि जो लोग पुराने तैयारी वाले थे, जो पहले से कर रहे हैं, उनको तो याद ही, समझ लीजिए उनको थोड़ा बहुत पढ़ना याद है। और अब आप सोचो कि पढ़ा है और याद नहीं करो तो आप पीछे हो जाओ, तो आपको ये तो याद करने ही करने, नए भी करने हैं, ठीक है ना। तो ये याद करना है आपको, अच्छे से करना है इसको। अब ये कहता है 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों के और स्त्रियों के नियोजन का प्रतिषेध। कितने वर्ष से कम के? 21 वर्ष, ये एज याद रखना है पहले। कितने वर्ष से कम होने चाहिए? कि अगर है कोई व्यक्ति
21 वर्ष। तो ये याद रख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो शराब की एज है वो कितनी है, 21 वर्ष है। मतलब अगर शराब नियोजन में है 21 वर्ष से कम पुरुषों और स्त्रियों के नियोजन, निकाय का प्रतिशत क्या था, नियोजन, ये नियोजन का प्रतिशत करता है। और उसके बाद 23 जो काय का प्रतिशत करता है, विक्रय का। किसको, 21 वर्ष से कम विक्रय का। ये दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं आप। ये कहता है कि जहां शराब बेची वगैरह जाती है, कारोबार किया जाता है, वहां किसी स्त्रियों का, स्त्री भी है इसमें, तो आप क्या नहीं करेंगे, उसका विक्रय आदि नहीं करेंगे। और ये कहता है 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का। देखिए व्यक्ति शब्द आया है, स्त्री शब्द नहीं आया है ना। नियोजित विक्रय में अगर 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का, जो 21 वर्ष से कम है उनके व्यक्तियों का। और यहाँ आया 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष, कोई भी मतलब सदस्य, और इसकी स्त्री किसी भी आयु की हो सकती है। स्त्री के लिए एज नहीं है इसमें नियोजन के लिए, स्त्री के लिए लोग है। मतलब स्त्रियों को तो आप शराब वगैरह वाली जो जगह है वहां नियोजित कर ही नहीं सकते। अगर जैसे शराब होती है, जैसे शराब पिलाई जाती है ना, बैठा के सर्व की जाती है, तो अपने एमपी में तो नहीं कर सकते। अदर स्टेट में जो होते कि सरकार छूट देती है तो कर सकते हैं। फिल्मों में देखते होंगे सर पर, वो एक अलग चीज, अलग अलग स्टेटों के अलग अलग रूल है, लेकिन अपने एमपी में नहीं है ऐसा, है ना। तो अपने एमपी में ये कह रहा है कि जो 21 वर्ष से कम है उसको तो नियोजित कर ही नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति हो। और अगर स्त्रियां हैं तो उनको भी नियोजित नहीं किया जा सकता। जहाँ कारोबार करते हैं, जहाँ शराब बिठा के कहते हैं, जहाँ शराब बिठा के पिलाई जाती है, वहां आप स्त्रियों को नियोजित नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति, ना अंदर ना बाहर। ऐसा नहीं कि आप बोलो, जैसे आप बोलो कि हमारा शौक ये हमने बाहर करके, ना बाहर कर सकते हो ना अंदर, कहीं भी उसको नियोजित नहीं कर सकते। तो कितनी एज है, 21 वर्ष। और 21 वर्ष के किसी भी व्यक्ति या स्त्रियों को नियोजित नहीं किया जा सकता। जहाँ इसको एक बार पढ़ लें। देखिए कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के किसी भी मादक द्रव्य का विनिर्माण करे या विक्रय करे, इस बात से आवध होगा कि पहला, जो भी विनिर्माण करता है या विक्रय, वो बात है पहला कि अपने पास, सॉरी किसने 22 पढ़ना है, सॉरी 21 पढ़ने लगा, 22 पढ़ना है। धारा 22 कहती है कोई भी व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का अपने परिसर में उपयोग किए जाने के लिए, विक्रय किए जाने के लिए अनुज्ञप्त है, उन घंटों के दौरान जिनमें ऐसा परिसर कारोबार के लिए खुला रहता है, किसी भी पुरुष को जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो, या किसी स्त्री को, या तो पारिश्रमिक पर या पारिश्रमिक के बिना, ऐसे परिसरों के किसी भी ऐसे भाग में जिनमें लोगों द्वारा ऐसे मादक द्रव्य का उपयोग किया जाता है, नियोजित नहीं करेगा, ये नियोजित किए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। ये कह रहा नियोजित कैसे अनुक्रम में, कारोबार जब चलता है, कारोबार के घंटों में, मतलब कारोबार के घंटे में, मान लीजिए 10 बजे से दुकान खुला, या आपका जो भी कारखाना फैक्ट्री में खुलता है, मान लीजिए 5 बजे तक खुलता है या 8 बजे तक खुलता है, मान लो 5 ही बजे तक खुलता है उदाहरण के लिए, कि 10 से 5 खुलता है, तो 10 से 5 की जो अवधि है आपके कारोबार का जो घंटे हैं, उसमें आप 21 वर्ष से कम आयु किसी भी व्यक्ति को, पुरुष को, और महिलाओं को तो है ही नहीं, तो महिलाओं को आप नियोजित नहीं कर सकते वहां, चाहे पारिश्रमिक के साथ हो बिना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पारिश्रमिक किस पैसे है कि फ्री में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको नियोजित नहीं करेंगे। पूरा स्ट्रिक्ट नियम है कि जो भी 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है या कोई स्त्री है ना। तो कई लोग इसमें भी बहस करेंगे, बोले सर स्त्री है नहीं है, नहीं, सीधा सीधा लिखा नहीं है, बस कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो स्त्री है, अगर किसी भी आयु की हो सकती है, स्त्री के लिए एज नहीं है, तो स्त्रियों को नियोजित नहीं किया जाए। कब तक, जब कारोबार के घंटे होते हैं उन समय तक। अब मान लीजिए कारोबार के लिए दुकान बंद हो गया, मान लो, या आपका कारोबार बंद हो गया, उसकी साफ सफाई करना है, कोई स्त्री है मान लो 21 साल से ज्यादा की, तो अब उसमें साफ सफाई के लिए नियोजित कर सकता है कि भैया चाहे 5 बजे बंद हो जाता है, 6 बजे आप आ जाए ना, इसकी सफाई कर, तो वो अलग चीज हो जाती है। तो उसमें इसीलिए लिखा है कि नियोजन के कारोबार में कम, जब लोग आते जाते हैं, उसमें ये भी लिखा है कि जब लोग आते जाते हैं, इसीलिए लिखा है कि शराबी आते जाते हैं ना, तो वो आते जाते हैं उन दौरान, उस दौरान आप किसी भी पुरुष को या किसी भी 21 वर्ष तक के व्यक्ति को या स्त्री को नियोजित नहीं करेंगे, इसमें ज्यादा नहीं करना, ठीक। इतना ही बस आपको याद रखना, कितना, 21 वर्ष, और स्त्री को नियोजित नहीं किया जाएगा। देखिए 22 क्या कहता है, 23 क्या कहता है, 23 कहता है कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, या स्त्री सब नहीं है, व्यक्ति नहीं, तो फिर स्त्रियां ऑब्जेक्शन करती ना कि भाई हमें शराब क्यों नहीं मिल रही, हम लेने जा रहे हैं, तो जो पीते हो वो ले सकते हैं ना, इसीलिए हमको रोकने लगाइए। तो 21 वर्ष व्यक्ति आया कि 21 वर्ष से छोटे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों, इसमें दोनों आता है। 21 वर्ष से कम का है, ये कैसा है, विक्रय की बात कर रहा है कि आप जब लेने जाते हैं, अगर कोई आपकी एज लगता है किसी को कम है, तो वो आपको शराब नहीं देगा, नहीं बेचेगा,
ये रोक लगाती, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। यहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, यहाँ एज का भेद है कि भाई 21 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है, व्यक्ति में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, अगर वो 21 वर्ष से कम का है तो उसे शराब का विक्रय नहीं किया जाएगा। अब ऐसा अगर कर देते 21 वर्ष के पुरुष और 20 स्त्रियों को, तो फिर स्त्रियों को तो मिलता ही नहीं, है ना, तो इसीलिए करा गया है। अब वो कहोगे, आप कहोगे शराब क्या स्त्रियां नहीं, तो पीने वाले सब पीते हैं, पीने वाली स्त्रियां भी पीती हैं, वो उसमें ऑब्जेक्शन करने वाली भी आ जाती है कि साहब ऐसी असमानता क्योंकि हमें नहीं। तो 21 वर्ष से कम है तो नहीं, बाकी कोई भी 21 वर्ष से ऊपर का हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तो जाइए खरीदिए पीजिए, ठीक है। तो ये है 21 वर्ष वाली। दूसरे में बात 23 में ये लिखा है, कोई भी व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्त है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसकी आयु प्रकट रूप से 21 वर्ष, क्या लिखा है, प्रकट रूप से, क्योंकि आपको किसी के वो तो नहीं मानेगा, आइडेंटिफाई के लिए कि साहब अपना वो दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, बोले वोटर कार्ड दिखाइए तब शराब बेचेंगे, ऐसा तो उसको नहीं। प्रकट रूप से मतलब अगर कोई लगता है कि भाई 21 साल से बच्चा सा दिख रहा है तो उसको नहीं बेचेगा, ठीक है, प्रकट रूप से। इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को लगता है तो उसको विक्रय नहीं किया जाएगा। वो बात अलग होती कि कुछ छोटा है बड़ा दिखता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई दिख रहा है स्पष्ट रूप से लग रहा है तो उससे कह सकता है भैया आईडी दिखाओ अपनी, तो कम लग रहे हो, छोटे लग रहे हो, है ना, तो उसको विक्रय नहीं करेगा। तो ये कह रहा है प्रकट रूप से 21 वर्ष से कम हो, चाहे ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने के लिए, या चाहे ऐसे विक्रय के परिसर में या उसके बाहर उपयोग के लिए किसी मदिरा या मादक औषधि के विक्रय नहीं करेगा, ना उसका परिधान करेगा। तो दोनों की सारी चीजें लिख दी उन्होंने लिखा, चाहे वो 21 वर्ष का व्यक्ति अपने लिए ना खरीद रहा हो, किसी अन्य के लिए खरीद रहा हो तो भी नहीं बेचेंगे आप उसको, या वो कहे कि जहाँ बैठ के पीते वहां नहीं, वो बाहर जाके पिएगा, कहीं और जाके पिएगा, अपने घर में पिएगा, तो भी विक्रय नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर उसे विक्रय ही नहीं किया जाएगा, चाहे वो अपने लिए खरीदे, चाहे वो किसी और के लिए खरीदे, चाहे वो बाहर बैठ के पिए, तो भी उसे विक्रय नहीं किया जाएगा। किसी भी कंडीशन में उसे विक्रय नहीं किया जाएगा अगर लगता है कि वो 21 वर्ष से कम आयु का, ठीक है। वो बात अलग है कि कोई भी चला जाता तो दे देते थे, जैसे मेडिकल वाले भी, कोई भी चला जाए आप कह दो फलानी दवाई दे दो, बगैर पर्चे के दे देते हैं। ये भी नियम है कि वो दवाई कब देंगे, जब डॉक्टर का पर्चा होता है, तब मेडिकल वालों के लिए नियम रहता है कि वो दवाई आपको दे सकती है अपनी मर्जी से, या आपके कहने पे नहीं देते, वो क्या आपने कहा फलानी दवाई दे दो और दे दो। हाँ वो बात अलग होती, छोटी मोटी जो चीजें होती है ना, जैसे जो थोड़ी छूट रहती है कि साहब आप टॉक्सिक्स वगैरह लेने जा रहे हैं, वो एक अलग चीज होती है। बाकी जो मेडिसिन होती है जो लिखी जाती है डॉक्टर द्वारा, आप जाके मांगते हो वो दे देते हैं, ऐसा वो नियमों का उल्लंघन है। जबकि उसमें नियम रहता है कि आपका डॉक्टर का पर्चा हो तभी देना चाहिए। ऐसे ही ये दुकानों पे है कि जो 21 वर्ष से कम का है उसको नहीं देंगे, लेकिन ये भी उस नियम का पालन नहीं करते। कोई भी चला जाए, बच्चों को भी भेज दो आप 5 साल के 10 साल के, वो उसको भी दे देंगे, पैसे दे दो बस ले जाओ, उनको फर्क नहीं पड़ता कौन लेके आया है, कौन पी रहा है, कौन नहीं पी रहा है। तो ये 23 ये भी इम्पोर्टेंट है, विज्ञापनों का रुख करता है धारा 23, ये इम्पोर्टेंट है, ये अलग से पूछी जाती है। विज्ञापनों का रोक करती है, ये कहता है कि आप जो भी मदिरा संबंधी विज्ञापन है उसको नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें सारी बातें आई हैं, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ पहले, एक बार इसको पढ़ देता हूँ आप देखिए, उसके बाद इसको समझा देता हूँ। इतना बड़ा जरूर है लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है, सारी चीजें जुड़ी हैं। देखिए ये कहता है पहला, इस धारा में विज्ञापन में सम्मिलित है, ये तो आप जानते हैं क्या क्या, कोई भी सूचना, परिपत्र, नाम, आवेश, रेपर या अन्य कोई दस्तावेज। दूसरा कहता है कोई ऐसा आख्यापन जो मौखिक रूप से किया गया हो या प्रकाश ध्वनि या धूम उत्पादित करने या पारित करने के किसी साधन द्वारा किया गया। तीसरा कहता है कोई प्रदर्शन जो मध्य प्रदेश सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1952 के अधीन अनुगत किसी सिनेमा में या मनोरंजन के किसी अन्य स्थान में पर्दे पर प्रदर्शित स्लाइड या फिल्म के द्वारा किया गया हो। तो ये कह रहा है विज्ञापन में सारी की सारी चीजें शामिल होती, चाहे आप किसी सूचना के रूप में निकालें, परिपत्र के रूप में निकालें, लेबल के रूप में निकालें, या मौखिक रूप से कर सकते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं ना उस तरीके से कर सकते हैं, या सिनेमा रेगुलेशन एक्ट होता है उसके तहत भी करते हैं। अगर आप जैसे फिल्म चली बीच में आ गया तो उसके तहत भी अगर करते हैं तो वो भी सब के सब विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। कुल मिला के इतना याद रखिए कि विज्ञापन करने के कोई भी साधन हो, वो सारे के सारे साधन विज्ञापन करने की श्रेणी में आते हैं, सभी साधन विज्ञापन करने की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतने तक कीजिए सारे साधन, सभी साधन जिससे आप विज्ञापन कर सकते हो इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि सिनेमा में अगर बीच बीच में जो विज्ञापन चला जाते हैं, स्लाइड लगा दी जाती है ना, फिल्म कट करी बीच में स्लाइड लगा दी, इंटरवल आ गया उन्होंने स्लाइड लगा दी, तो इस तरीके का भी अगर करते हैं तो वो भी विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं।
या सिनेमा हॉल वाले अलग से अपने बीच में से लगा देते हैं, है ना। पहले लगा देते थे, अब तो नहीं लगाते, पुराने जो सिनेमा हॉल होते थे वो ऐड लगा देते थे बीच में। तो उस तरीके का भी लगाते हैं तो काय में आएगा, वो विज्ञापन की श्रेणी में आएगा। दूसरा जी क्या कहता है, जो कोई किसी समाचार पत्र पुस्तिका पढ़ने का या किसी अन्य एकल या नियतकालिक प्रकाशन में कोई ऐसे विज्ञापन या कोई ऐसी अन्य सामग्री जिसमें किसी अन्य मुद्रा की प्रशंसा की गई हो, उसका उपयोग करने का आग्रह किया गया हो, या कोई मुद्रा देने का प्रस्ताव किया गया हो, या जिससे कि किसी मुद्रा की प्रशंसा की जाना, उसका उपयोग करने का आग्रह किया जाना, या कोई मुद्रा होने देने का प्रस्ताव किया जाना, तात्पर्य वो मुद्रित या प्रकाशित करेगा तथा मुद्रित या प्रकाशित करवाएगा, या अन्यथा संप्रदर्शित या वितरित करेगा तथा अथवा संप्रदर्शित या वितरित करवाएगा अथवा संप्रदर्शित या वितरित की जाने देगा, वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 2000 रुपए तक का हो सकेगी, दोनों से दंडित किया। यही वाली चीज आपको याद रखनी है, इसमें पूछी जाती है कितने कारावास से दंडित किया जाएगा अगर व्यक्ति ऐसा कोई शराब की प्रशंसा वाले विज्ञापन करता है किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से। तो ये एक बार पढ़ लेना और बस कुछ याद नहीं रखना, किसी भी माध्यम से कर सकता है और किसी भी तरीके से, और किसी भी तरीके से करता है कोई व्यक्ति। तो ये आपको अपने तरीके याद करने हैं, तरीके याद नहीं करने हैं तो लिख दिए ताकि कुछ चीज छूट ना जाए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे कितने दंड से 6 माह तक के कारावास से या 2000 रुपए तक के जुर्माने से पूछा जाता है। ये दंड इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 6 माह तक के कि कोई वही व्यक्ति विज्ञापन करता शराब आदि का, मदिरा आदि का। आपने देखा होगा विज्ञापन नहीं आते शराब के, आप पर उधर आते तो कहाँ आते, शराब के नहीं आते, लोग तोड़ निकाल लेते हैं। पहले भी नहीं आते आप याद होंगे आपको एक आध विज्ञापन, हम दो गाँव से बैक फाइबर वगैरह के आते थे ना, हम दो बोले आप में और हम, ऐसा कुछ आता था, वो धर्मेंद्र करता था, है ना, इस तरीके के ऐड आते। तो वो शराब के नहीं आते, वो क्या लिखते हैं सोडा, उसको शराब की जगह उन्होंने एक सोडा की बोतल निकाली, है ना। तो वो क्या करते हैं विज्ञापन सोडा का करते हैं, शराब का नहीं करते, वो कहते हैं सोडा, बैक फाइबर सोडा, है ना। तो कंपनी वाले शराब वालों ने तोड़ निकाल लिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बोले एक सोडा की बोतल निकाल दो। उनको पानी बेचने से या सोडा बेचने से कोई ज्यादा फायदा तो है नहीं, लेकिन निकाल दो, चले ना चले निकाल दो, क्यों चलो निकाल दो, ताकि ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, सोडा का, और पीने वाले जानते हैं कि ऐड शराब का हो रहा है। तो इस तरीके से तोड़ निकाल लेते। सीडी म्यूजिक सीरीज बोले, बैक फाइबर म्यूजिक सीरीज, तो इस तरीके से भी ऐड आते थे। तो जो जानते हैं कि किंग फिशर सोडा, किंग फिशर जे वो किंग फिशर एयरलाइंस बनी है, तो उसने अपने नाम पे एयरलाइंस का नाम क्यों रख लिया, ताकि संग में शराब का भी ऐड होगा, एयरलाइंस का भी ऐड होगा। तो इस तरीके से जो लोग तोड़ निकाल लेते हैं शराब की। आपके विज्ञापनों पर रोक लगाई तो शराब के तो दे नहीं सकते टीवी में, तो क्या कहते हैं बैक फाइबर सोडा और फलाना सोडा ढिकाना सोडा, या कुछ नहीं तो म्यूजिक सीडी बना के निकाल दी, रिलीज कर दिए, उसमें फलानी म्यूजिक सीडी, तो लोग पीने वाले वो समझ जाते हैं कि शराब का ऐड हो रहा है। लेकिन डायरेक्टली 23 से क्या कहती, रोक लगाती कि ऐसे विज्ञापन वगैरह जहां शराब की प्रशंसा की जाती है आप नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा कहता है उपधारा 4 में, और अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो कितनी सजा, 6 माह तक का कारावास और 2000 रुपए तक का जुर्माना। तीसरा कहता है उपधारा 4 में अन्यथा उपबंधित किए गए के सिवाय उपधारा 2 में की कोई बात, पहला है ऐसे सूची पत्रों, ऐसे मूल सूचियों को जिनमें कि मध्य प्रदेश में मदिरा विक्रय स्थानों में इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार संपादित किया जाना हो, किसी ऐसे विज्ञापन, किसी ऐसी सामग्री को जो कि मध्य प्रदेश के बाहर मुद्रित प्रकाशित किसी समाचार पत्र, पुस्तिका, पढ़ने का पुस्तक या अन्य प्रकाशन में अंतर्विष्ट है, किसी ऐसे विज्ञापन या किसी ऐसी अन्य सामग्री को जो कि किसी समाचार पत्र में अंतर्विष्ट है जिसे मध्य प्रदेश में ऐसी तारीख के पूर्व जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विदेश के मुद्रित तथा प्रकाशित किया गया हो, किसी ऐसे अन्य विज्ञापन या किसी ऐसी अन्य सामग्री को जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा धारा के प्रवर्तन में साधारणतः विशेषता छूट दे। तो ये सिंपल सी बात है, कह रहा है ये क्या कह रहा है कि जो आपने विज्ञापन वगैरह किए थे वो किन किन पे लागू नहीं। तो एक तो जो सरकार की लिस्ट बनाती है ना, जो शराब की लिस्ट बना के जो आबकारी वस्तुओं पर शराब वगैरह छपी तो उन पे लागू नहीं होता। दूसरा जो दुकानों में जो रैपर वगैरह लगाए जाते हैं, जो पोस्टर लगाए आप लोगों के दुकानों में तो लगाए, वहां लागू नहीं होता क्योंकि वहां तो शराब बेचना है, तो वहां तो विज्ञापन करा जाएगा ना।
तो वहाँ जो होल्डिंग वगैरह बैनर वगैरह लगाए जाते हैं शराब की दुकान के अंदर उसके बाहर, उन पर लागू नहीं होता। स्टेट के बाहर अगर कोई प्रकाशन किया गया है तो उस पर लागू नहीं होता, या जो अधिनियम लागू जब रोक लगाई गई थी उससे पहले का कोई अखबार वगैरह उस पर छपा है तो उस पर लागू नहीं होता। तीसरा लास्ट क्या कहता है, या फिर स्टेट ने क्या दे रखा हो, छूट दे रखा हो, मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने छूट दे दिया तो उस पर लागू नहीं होगा। तो ये हम एमपी की बात करें, जरूरी नहीं कि हमारे एमपी में नहीं होता तो बाहर भी नहीं, बाहर की स्टेट अगर छूट देना चाहे तो खूब करें। तो ये कह रहा है कि जो सूची लिस्ट होती है उस पर लागू नहीं होता, जो दुकानों में जो विज्ञापन लगे रहते हैं शराब के उस पर लागू नहीं होता, दुकानों में या जो जहाँ बिकती है वहां या जहाँ निर्माण होता है उन पे लागू नहीं होता है ना, या सरकार छूट दे दे उन पे लागू नहीं थे। स्टेट के बाहर है तो उन पे लागू नहीं। तो अगर कोई अखबार पेपर में पहले कभी छपाया जब जो अपने रोक लगाई थी सरकार ने तो उस पर भी ये लागू नहीं होती, ये विज्ञापन वाला नहीं होता। ये भी याद रखना आपको कि दुकानों में लगे रहते हैं उन पे ये लागू नहीं होता। दुकानों पे अगर नहीं लगाएंगे तो कैसे पता पड़ेगा, आप कोई लेने गया है, कई ब्रांड आते हैं सबके लगे हुए लगा दिए ऐड करते हैं तो वो दुकान पर देख के ले लेगा, तो उस हिसाब से दुकान पर तो चूंकि बीच बिक रही है वो चीज इसलिए वहां पे छूट है। चौथा देखिए क्या कहता है, उपधारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार किसी ऐसे विज्ञापन या किसी ऐसी सामग्री जिसमें कि किसी मदिरा की प्रशंसा की गई हो उसका उपयोग करने का आग्रह किया गया हो, या कोई मदिरा देने का प्रस्ताव किया गया हो, या जिससे कि किसी मदिरा की प्रशंसा की जाती हो, प्रशंसा की जाना उसका उपयोग करने का आग्रह किया गया हो, या कोई मदिरा देने का प्रस्ताव किया जाना तात्पर्य हो से युक्त किसी ऐसे समाचार पत्र पुस्तिका पढ़ने पुस्तिका या अन्य प्रकाशन के जिसे कि राज्य के बाहर मुद्रित प्रकाशित किया गया हो, परिचालन वितरण या विक्रय का अधिसूचना द्वारा राज्य के भीतर प्रशिक्षित कर सकेगी। और जो ऐसे समाचार पत्र पुस्तक पुस्तिका पढ़ने का या अन्य प्रकाशन को ऐसी अधिसूचना के उल्लंघन के में परिचालन करेगा, वितरित करेगा, बेचेगा, वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से जो 6 माह तक का हो सकेगा, जुर्माना से जो 2000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। ये कह रहा है क्या कर सकता है देश के तहत सरकार कि अब देखिए अपने स्टेट में तो रोक लगा दी, लेकिन मान लो बाहर की स्टेट में रोक नहीं है तो वहां पे जो पेपर वगैरह है वहाँ जो छपता है तो वहां पर वो छप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने छापो जो भी आपके पेपर वगैरह है वहाँ छापो, लेकिन वो कह सकता है कि वो जो स्टेट के अदर स्टेट के जो पेपर वगैरह है वो एमपी में नहीं लाई जाएगी, एमपी में आप उसका विक्रय नहीं कर सकते। और अगर आपको करना है विक्रय तो हमारी पॉलिसी के हिसाब से करिए, आप वो विज्ञापन हटाइए अपने पेपर से फिर हमारे यहाँ भेजिए। अगर आपके पेपर में जो विज्ञापन छपा है, आपकी जो मैगजीन में जो विज्ञापन छपा है अगर ऐसा है तो आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या नहीं कर सकते, उसको विक्रय नहीं कर सकते, रोक लगा सकती है सरकार कि अदर स्टेट में जो भी छपा हुआ है अदर स्टेट में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता, तो आप हमारी पॉलिसी के हिसाब से काम करिए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा उल्लंघन करता है फिर भी बेचता है तो उसको वही 6 माह तक का कारावास या 2000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो अदर स्टेट की कोई सामग्री हमारे यहाँ नहीं बेचोगे आप, अगर बेचना है तो वो इस विज्ञापन आपको हटाने पड़ेंगे तभी आप बेचोगे, है ना। तो इस तरीके से सरकार घोषणा कर सकती है। 5वां कहता है जब राज्य सरकार को किसी समाचार पत्र पुस्तिका पढ़ने का पुस्तक या अन्य प्रकाशन जिसका मुद्रण या प्रकाशन कहीं भी हुआ हो, ये जब्ती के बारे में ऐसा प्रतीत हो कि उसमें कोई ऐसा विज्ञापन या कोई सामग्री जिसमें कि किसी मदिरा की प्रशंसा की गई हो उसका उपयोग करने का आग्रह किया गया हो, या कोई मदिरा देने का प्रस्ताव किया गया हो, अंतर्विष्ट है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक तथा ऐसी पुस्तक पढ़ने का पुस्तक या ऐसी अन्य प्रकाशन की प्रत्येक प्रति के संबंध में यह घोषणा कर सकेगी कि वह राज्य सरकार को समर्पित यानी जब्त हो जाएगी। और तदुपरि कोई अबकारी अधिकारी, पुलिस या राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी तथा राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में प्राधिकृत किया गया कोई भी अन्य व्यक्ति उसे चाहे वह मध्य प्रदेश में पाई गई में कहीं भी पाई जाए अभिकृत कर सकेगा, तथा कोई कलेक्टर तथा प्रथम वर्ग अथवा द्वितीय वर्ग का कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अन्य अधिकारी को निरीक्षक की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह किसी ऐसे परिसर में जहां की ऐसे अंक की कोई प्रति या ऐसी कोई पुस्तक पढ़ने का पुस्तिका या कोई ऐसा अन्य प्रकाशन मौजूद हो या उसके मौजूद होने का युक्तिक संदेह हो प्रवेश करे और उसके लिए तलाशी ले। ये कह रहा है कि जब्ती की बात कह रहा है कि मान लीजिए अदर स्टेट में छपी हुई थी या मध्य प्रदेश में छपी हुई थी
सरकार को लगता है कि साहब जी प्रकाशन हुआ है वगैरह तो इनको जब्त करना चाहिए, तो सरकार किसी भी अधिकारी, सारे अधिकारी छोड़ दिए इसमें, तो चाहे वो आबकारी अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, के ऊपर संपत्ति, तो वो सब के सब जहाँ भी उनको वो संपत्ति पाए, मतलब वो जो प्रकाशन पाए जाते हैं, चाहे किसी में, चाहे पेपर में, प्रकाशन के जितने भी साधन है कुल मिला के कहीं भी किसी भी प्रकार से हो, वो इस एमपी स्टेट में कहीं भी पाए जा सकते हैं, तो क्या कर सकता है, उनको जब्त कर सकता है। और जब्ती के लिए इसमें जो अधिकारियों की रैंक भी खोल दी गई कि कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो वारंट इशू कर सकते हैं इस अधिनियम के तहत, सारे हैं लगभग। इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेटों को भी शामिल कर लिया गया, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास कलेक्टर वगैरह ये हैं, तो ये सारे चीज ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो ये लोग कर सकते हैं कहीं भी हो जब्ती वगैरह करने के लिए, ये लोग कर रहे हैं। अगर किसी पुलिस वाले को लगता है कि साहब वारंट की आवश्यकता है तो ये लोग वारंट भी इशू कर सकते हैं। तो एमपी में कहीं भी पाई जाएगी कोई चीज, चाहे वो अदर स्टेट में छपी चाहे एमपी में, तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। प्रत्येक पन्ना, प्रत्येक मतलब पूरी की पूरी मैगजीन ही जब्त कर ली जाएगी, पूरा की पूरा पेपर ही जब्त कर लिया जाएगा, और उसके प्रत्येक प्रति, मतलब जितनी भी प्रतियां छपी हैं वो सारी की सारी जब्त कर ली जाएंगी, जैसी भी उनको मिल जाए वो सारी की सारी जब्त कर ली जाएंगी। अगर एक मैगजीन में छपा उसकी 1000 प्रतियां छपी हैं, तो ये कोशिश करेंगे कि पूरी 1000 प्रति जब्त कर ले, तो पूरी 1000 प्रति जब्त कर ली जाएगी, है ना। वो बात अलग है कि उपलब्ध होती है नहीं, जितनी उपलब्ध हो जाएंगी उतनी कर ली जाएंगी, तो पूरी की पूरी एक एक प्रति उसकी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए 24 इसमें कलेक्टर की शक्ति है और सबकी है। कलेक्टर देखिए ये कह रहा है लोक शांति के लिए दुकानों को बंद किया जा रहा है। किसके लिए दुकानों का? लोक शांति, कभी कभी झगड़े वगैरह हो जाते हैं ना, उसके लिए बात कह रहा है कि लोक शांति के लिए दुकान कौन बंद करा सकता है? कलेक्टर कराता है। साधारण से देखा होगा ना आपने, जब कोई 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 चुनाव का टाइम है या कोई और भी टाइम है तो शराबों की दुकानें बंद करा दी जाती है कि साहब उपद्रव होगा, तो उस समय के लिए, तो लोक शांति के लिए कि भाई लोग पिएंगे उपद्रव करेंगे, तो वो कलेक्टर कर सकता है। और कुछ मामलों में देखिए और भी कौन कर सकता है वो भी देखेंगे। पहला लिखा है जिला मजिस्ट्रेट अनुज्ञप्तिधारी से लिखित सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि कोई भी ऐसी दुकान जिसमें किसी भी मादक द्रव्य का विक्रय किया जाता हो ऐसे समयों पर या ऐसी कालावधि के लिए जिसे वह लोक शांति के परीक्षण के लिए आवश्यक समझे बंद कर दी जाए। तो क्या लिखा है? जिला मजिस्ट्रेट। यहाँ जिला मजिस्ट्रेट ही शब्द लिखना, कलेक्टर नहीं लिखना। कलेक्टर ही होता है लेकिन आपको जिला मजिस्ट्रेट ही याद रखना, जो दिया वही याद रखना। तो जिला मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? दुकानों को बंद, क्योंकि शब्द जो आया आप उनको क्या, अपना जो पेपर होता है डायरेक्ट से ही बनता है, भले एक ही चीज होती है लेकिन वो शब्द तो शब्द है ना। भले ही आप कह दो कि ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही, लेकिन आपको वही माना जाएगा सही जो डायरेक्ट में जो शब्द लिखा है। अगर अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखा है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी ही माना जाएगा, भले ही वो अनुज्ञापन प्राधिकारी का कलेक्टर ही क्यों ना हो। तो कलेक्टर भी सही है मायने में, प्रैक्टिकली तो कलेक्टर भी सही है, लेकिन नहीं, अपना जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से वो शब्द ही माना जाएगा। तो यहाँ शब्द आया जिला मजिस्ट्रेट। तो कौन कर सकता है लोक शांति के लिए दुकानें बंद? आदेश निकाल सकता है दुकान बंद कराने का जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है और दुकानों को बंद कराया जा सकता है। किस लिए? लोक शांति के लिए, उपद्रव ना, ये याद रखना, ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा कहता है यदि, पहला क्लॉज में, दूसरा क्लॉज क्या कहता है? यदि किसी दुकान के सन्निकट में किसी भी बलवे या किसी विधि विरुद्ध जमाव की आशंका हो या कोई बलवा या विधि विरुद्ध जमाव हो जाए तो किसी भी वर्ग का मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी दुकानें ऐसी कालावधि के लिए जिससे कि वह समझे बंद कर दे। परंतु, और देखिए, परंतु जब कोई बलवा या विधि विरुद्ध जमाव हो जाए तो अनुज्ञप्तिधारी मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में किसी भी आदेश के बिना दुकान बंद कर देगा। ये क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है कि जब आदेश पहले निकालना हो तो जिला मजिस्ट्रेट निकालेगा, लेकिन मान लीजिए बलवा होने वाला है ना, बलवा दंगा जो भी होने वाला, उपद्रव होने वाला है कुल मिला के, तो वहां पे जो उपस्थित कोई भी मजिस्ट्रेट रिफॉर्म करवा सकता है, जो भी उपस्थित हो, कोई भी मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट उपस्थित हो वहां, कोई भी, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, कोई भी मौजूद हो, कोई भी मौजूद हो तो क्या कर सकता है? दुकान बंद करा सकता है। जो भी मजिस्ट्रेट वहां उपस्थित होगा वो क्या कर सकता है? कह सकता है कि आप अपनी दुकान बंद करिए, तो दुकान बंद करना पड़ेगा। और दूसरा जो, परंतु ये कह रहा है कि जब बलवा हो जाता है तो दुकानदार की भी ये जिम्मेदारी है, वो क्या करेगा? वो खुद ही दुकान बंद कर देगा। उसको लगता है कि बलवा आदि हो रहा है तो वो खुद ही क्या करेगा? अपनी दुकान बंद कर लेगा। उसे लगा कि झगड़ा वगैरह हुआ तो उसकी जिम्मेदारी खुद ही कर लो पहले ही, तो खुद ही क्या करेगा? अपनी दुकान बंद कर सकता है बगैर मजिस्ट्रेट की अनुमति के। अगर बलवा हो गया उसकी दुकान के सामने, आप ये थोड़ी ना कि मजिस्ट्रेट से अनुमति लेगा,
क्या पता नुकसान हो जाए तो खुद ही दुकान को क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। उसके लिए उसे मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, आपने शॉप खोली दुकान की, अब आपने शॉप खरीदी, इनके नियम बहुत कर रहे हैं थोड़े से। देखिए आपने शॉप खरीदी तो ये अपनी मर्जी से बंद भी नहीं कर सकते कि बोले आज घर में प्रोग्राम है, या बोले 2 दिन दुकान नहीं खुलेगी, जैसे कपड़ों वालों की और दुकानों दुकानों की वालों की होती ना, आपके साथ कोई प्रोग्राम आ गया घर में, नहीं खोल रहे 2 दिन, लिख दिया 2 दिन दुकान, इनमें नहीं लिख सकते कि 2 दिन दुकान नहीं खुलेगी, इसमें तो खोलनी ही पड़ेगी। सरकार ने आपको अगर लाइसेंस दिया, प्रत्येक दिन खोलनी पड़ेगी आपको, जब नहीं छुट्टी होती, जब छूट होती तभी बंद करेंगे आप, अन्यथा आपको प्रत्येक दिन खोलना पड़ेगा। तो इसीलिए लिखा कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बगैर दुकान बंद कर सकते। शराब की दुकान खुलना भी थोड़ा कि भैया आपने खोला तो पर डे खुलेगी, वो तो अगर पर डे का नियम है तो पर डे, एक दिन की छुट्टी है तो उस दिन नहीं खुलेगी, तो ये पर डे ही खोलना पड़ेगी। कुछ भी करो, कोई को और को भेजो, खोलना पड़ेगी ना। बगैर अनुमति की आप दुकान भी बंद नहीं कर सकते, बगैर अनुमति से खोल भी नहीं सकते, दोनों ही है। तीसरा देखिए क्या कहता है, जब कोई मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन कोई आदेश जारी करे तो वह अपनी इस कार्रवाई की तथा उसके लिए अपने कारणों की इत्तला किसको देगा, कलेक्टर को देगा। कलेक्टर जिले का मालिक है, स्वाभाविक सी बात है। जिले में उसकी कोई कार्रवाई हो रही है तो कोई भी मजिस्ट्रेट जो कार्रवाई करता है इसकी रिपोर्ट किसको करेगा, कलेक्टर। किसको, यहाँ से कलेक्टर शब्द आ गया है ना, माना कि यही है यही है, तो किसको रिपोर्ट करेगा, कलेक्टर को रिपोर्ट करेगा। कोई भी मजिस्ट्रेट है उसने दुकान बंद कराई है तो ताकि, क्योंकि कलेक्टर पूरे जिले की व्यवस्था बना रखना तो कलेक्टर का ही काम है ना, तो उसको जानकारी तो होनी चाहिए, तो पूरी जानकारी किसको भेजी जाएगी, कलेक्टर को भेजी जाएगी। कोई भी मजिस्ट्रेट हो जो दुकान वगैरह बंद कराता है, अगर बलवा वगैरह हुआ है तो उसकी जानकारी किसको देगा, कलेक्टर को देगा। तो ये याद रखना। धारा 23A का कोई विज्ञापन है, उल्लंघन वगैरह कोई करता है तो कितने में, इसमें। और धारा 24, 23 तो 24 पढ़ रहे थे, ये 24 की बात कर रहा है। तो 23 का उल्लंघन कोई करता तो 6 माह का जुर्माना। धारा 24 है लोक शांति के लिए दुकानों का बंद किया जाना, ये लोक शांति के लिए दुकानों का बंद किया जाना कौन कराता है, जिला मजिस्ट्रेट कराता है। और अगर बलवा वाली परिस्थिति वगैरह मौजूद है तो फिर कौन कराएगा, कोई भी मजिस्ट्रेट जो वहां उपस्थित हो। तीसरा और तीसरी बात क्या होगी, कलेक्टर वाली, किसकी जो रिपोर्ट होगी, अगर कोई मजिस्ट्रेट ने बंद कराई है दुकानों को तो उसकी रिपोर्टिंग को किसको करेगा, कलेक्टर को करेगा। तो ये 2-3 बातें इसमें आती हैं। बाकी जो है अध्याय 5 अपन कल पढ़ेंगे शुल्क और फीस के बारे में, कि कितना शुल्क कौन कौन सी चीजों पे लिया जाएगा। चलिए बहुत हो गया टाइम, बाकी कल देखेंगे। हेलो